कर्म क्या होते हैं और कर्मा क्या होते हैं, ठीक है। तो आप में से कौन अपनी अपनी भाषा में बताना चाहेगा क्या होते हैं कर्म, एक एक करके, जो आपको लगता है आपके विचारों के अनुसार है। शशिकला जी, पहले आप बताइए आपके विचारों में कर्म क्या है, और कर्म को आप कैसे किसी को समझाएंगे या बताएंगे। जो दिन में जो काम वह करते हैं, रूटीन जो है वो भी एक कर्मकांड ही है। रूटीन जो है वो भी एक कर्म है। और जो आप अ, दूसरों को दान देते हैं वो भी एक कर्म है। जितना जितना हम अच्छे करते हो वो उतना ही कर्मकांड रहता है, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ठीक है, आपने जो बताया सही बताया। और इसके अलावा हरमीत मैम, आपकी जानकारी में क्या है कर्म। जो डेली करता है हम लोग, जो डेली करता है वही कर्म है। जो बुरा कर्म होता है, अच्छा कर्म होता है। अच्छा कर्म करने से अच्छा ये होता है, लाभ ये होता है। और दान ध्यान करना चाहिए, इसके लिए मैंने पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव होता है। इसके लिए मैंने रिलेशनशिप, फिर मनी, वेल्थ, ये सब सही रहता है ठीक अच्छा है। कर्म करने से। और और बताओ। तो जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को कुछ गलत बात बोलते हैं, वो भी कर्म ही है। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा। सर मेरे हिसाब से तो जो अपन अपने जो कर्म है, पहले तो जो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी एक कर्म हो जाते हैं। और दूसरा कर्म का ये है कि जो आप कर्म करोगे, जो बोओगे वही पाओगे करके इसको। ये भी ठीक है, ये कुछ अलग था। ठीक है, अब इस कर्म को मैं आपको थोड़े अलग तरीके से समझाता हूँ। तीन तरह के कर्म होते हैं। पहला कर्म, आप लोग सुबह उठे हो, बहुत लोग नहीं उठे, ये आपका एक कर्म है, काउंट हो गया है कि ये आदमी दूसरों से कुछ अलग कर रहा है, विशेष कर रहा है, तो एक पॉजिटिव कर्म है। छोटी छोटी बातें समझो तो बहुत कुछ। जो आपने अपने शरीर से किया है, शारीरिक, सुबह उठ के कुछ तो नहीं किया ना, सिर्फ उठे ही हो, और पूरे अपने आप को जागृत किया कि हाँ मैं उठ गया हूँ। ये नहीं कि हाँ उठ गया हूँ, वो वाला उठ गया नहीं, जो बेड पे लेटे लेटे बोला जाता है उठ गया हूँ, वो नहीं। एकदम पूरा सचेत मुद्रा में हो, तो ये आपका एक कर्म, पहला। दूसरा, जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, या आप किसी से कुछ पूछते हो, या आप जब किसी से कुछ बताते हो, अपनी वाणी के थ्रू कुछ समझाते हो, कहते हो, तो वो आपका दूसरा एक कर्म है। अपने शब्दों से किसी को प्रसन्न करना, किसी को रुष्ट करना, किसी को ज्ञान देना, किसी को अपमानित करना, किसी को खुश करना, वो एक आपका दूसरा कर्म है। तीसरा कर्म, कुछ नहीं करना हमने, बस चुपचाप सोचते रहना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। वो कहते हैं ना, पीठ पीछे बुराई करना किसी की, तो वो मुंह पे तो नहीं बोल रहे हम, वो क्या है, दिमाग में अपने शैतान पाल के रखना। या फिर कई बार हम कहते हैं किसी के लिए, हम घर बैठे किसी के लिए हम प्रे कर रहे होते हैं। मतलब तीसरा कर्म है आपका जो आप मन से कर रहे हो, जिसमें आपका ना शरीर इन्वॉल्व है, ना वाणी इन्वॉल्व है। समझ में आ गया। तीन तरीकों से आप कर्म करते हो। अब जो आपने अभी यहाँ पे सबने एक्सप्लेन किया, आपने वो सेकंड वाला एक्सप्लेन किया, शारीरिक कर्म, कि जो हम दिन भर में रूटीन में खाना बना रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब हमारा कर्म है। आप दान दे रहे हो, वो सब क्या है, कर्म है। आप फिजिकली इन्वॉल्वमेंट से दान दे रहे हो, ठीक है। लेकिन दान देने से पहले जब आप एक संकल्प ले लेते हो ना कि यार मैंने कल दान देना है, एग्जाम्पल, मान लो मैंने आज चीजें स्टोर करके रख ली,
और मैंने मन में सोच लिया, मैंने वो व्यक्ति वहां पर बैठा होता ना, मैंने उसको ये चीज देके आनी। तो ये जो मैंने पहले दिन किया, ये मेरा एक कर्म काउंट हो गया। सेकंड जो जब मैं इसको फुलफिल करता हूँ, ये मेरा सेकंड कर्म काउंट हो गया। ठीक है, सेकंड कर्म काउंट हो गया। थर्ड, अगर बाई चांस मैं वर्बली कुछ अगर कहता हूं जिससे वो खुश हो जाता है, या फिर मान लीजिए मैं उसको पूछ लेता हूँ कि हाँ जी और कोई आपको चीज की जरूरत है या कुछ है, और वो किसी बात से मेरे अगर शब्दों से खुश हो जाता है, तो मेरा तीसरा कर्म काउंट हो जाता है। सेम इसी तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्म होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म कैसे काउंट होंगे? आप जितने यहाँ बैठे हो, तो आप अपने अपने ज्ञान से बताओ कि कैसे पता लगता है कि ये कर्म पॉजिटिव है और कैसे पता लगेगा कि ये कर्म नेगेटिव है। अपने आप को नहीं, दूसरे को सोच के बताना। हाँ, सेल्फिश होके नहीं बताना। खुद को तो नहीं पता चलेगा एक्चुअली, कोई और करेगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा पता चलेगा, नहीं नेगेटिव ज्यादा पता चलेगा। खुद का क्या कर रहे हैं कभी कभी तो नहीं होता है जो नेगेटिव हम लोग ये करें कि ये तो नेगेटिव है, दूसरों का खुद का पॉजिटिव पता चलेगा। वो कहना तो जो भी चाह रहे हैं, लेकिन समझो आखिर में वो क्या कह रहे हैं। कि उनका कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति के खुद के नेगेटिव चीजें, या हम कहते हैं ना हमें अपनी गलती नहीं नजर आती, या हमें ये नहीं नजर आता कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपने में और अपनों में अच्छाई नजर आती है। वो कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे में कभी कोई कमी नहीं देखती, उसके लिए उसका बच्चा राजा बेटा ही होता है। वो भले कितना काला हो, फिर भी वो मेरा लाल ही है। ठीक है ना? तो उस तरह से हमें अपने में कमी नजर नहीं आती। तो हमें हमेशा दूसरों में कोई ना कोई कमी या दिक्कत नजर आ जाती है। तो जब तक आपके माइंड में ये चीजें क्लियर नहीं होती कि अच्छे और बुरे में फर्क क्या है और क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तक आप इस कर्म को पहचान नहीं पाओगे, और तब तक आपका किया हुआ कर्म आपको फल नहीं देगा। जो कई लोग कहते हैं ना, मैंने कर्म किया है, मैंने दान, आपने बोला जी दान करो, मैंने दान किया है, आपने बोला ये वाला उपाय करो, मैंने उपाय किया, पर फल नहीं मिला। क्या कारण है जी? आपने जो बोला मैंने तो कर दिया। वो इसलिए कि आप उस फल को ग्रैब करने के लिए या उस फल को प्राप्त करने के उस लेवल तक के लायक नहीं बने। जैसे कहते हैं ना, एक मैडम ने बच्चे को बोला कि बच्चों ये चीजें पढ़ लो, आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो बच्चा जो है पढ़ना शुरू कर देता है। बाद में बच्चा कहता है जी वो आया नहीं एग्जाम में। अब मैं अब वो सारी सारी गलती मैडम की निकाल रहा है कि जो आया नहीं एग्जाम में। अब वो ये नहीं ध्यान कर रहा कि मैडम ने बोला जिस मैंने पेज को कि पढ़ लो, तो वो उसके ऊपर वाली लाइन को पढ़ रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि नीचे ही पढ़ना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम थोड़ी कंजूसी दिखाते हैं, हम खुले विचारों से नहीं उस चीज को समझते, जिस वजह से चीजें हम तक नहीं पहुंचती। जी हरमीत मैम, आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं सुन रही हूँ मैं। हम्म, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कर्म क्या होते हैं, कोई और बताना चाहेगा? सोचो, छोटे से 2 शब्दों में इसको क्लियर कर सकते हैं। बट पहले क्या है, पहले मैंने आपको कल भी बताया था ना, जब तक गंदगी दूर नहीं जाएगी तब तक सफाई घर में नहीं आएगी। और एक झाड़ू जिसको घर की सारी साफ सफाई करनी होती है, अंत में हम उसे क्या कहते हैं, ये गंदा है। गंदा है। ठीक है, तो कई बार जो बेचारा सबको ज्ञान दे रहा होता है ना, कई बार उसको भी लोग मूर्ख कह देते हैं। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है। या कई बार जो किसी के लिए भला कर रहा होता है उसे हम गलत कह देते हैं, या फिर उसको हम इतना अच्छा कई बार नहीं मानते। जैसे कई लोग कहते हैं ना जी मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी लोग मुझे गलती कहते हैं, मेरे को बुराई कहते हैं। अक्सर आपने कहा होगा या आपको भी अपने आप से शिकायत होगी, मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, फिर भी लोग मुझे परेशान करते हैं, फिर भी लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं या मेरे को गलत ठहराते हैं। तो वो एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही है जैस कि पूरे घर को साफ करने वाला झाड़ू गंदा है। शॉर्टकट में समझो तो, नहीं तो मैं यहाँ पे गीता या रामायण के भी आपको एग्जाम्पल्स दे सकता था कि सबसे अच्छा इंसान युधिष्ठिर एंड में जंगल जंगल भटक रहा है।
ठीक है, सच बोलने वाले की जीत नहीं हो रही, हार हो रही, हाँ अंत में होती। राम जी हमेशा सच बोलते थे, चलो जंगल। पांडव सच बोलते थे, चलो जंगल। ठीक है, तो उसमें क्या है कि चुपचाप नियति से मान के जंगल को निकल लो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या धक्के धक्के कोई ना कोई निकाल ही देगा। पर क्या, फिर भी वो परीक्षा है। चलो अब पॉइंट पे आते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं, आपको अगर छोटे से 2 शब्दों में समझाना हो। तो जो लोग पुराने टाइम पे बुक्स वगैरह लिखते थे ना, तो किसी राजा ने किसी ऋषि को बुलाया था कि ऋषिगण ये बताइए कि ये आप इतनी सारी किताबें लिखी हुई हैं, इतने बड़े बड़े पुराण लिखे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको पढूं और ज्ञान लूं। आप मेरे को कम से कम शब्दों में बताओ कि इनका मतलब क्या है, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को लोग ज्ञानी समझें और मैंने इन किताबों को पढ़ के कुछ अर्जित किया है ऐसा लगे, और मेरा मन करे कि मैं इनको पढ़ना शुरू करूं। पर मेरे को शॉर्टकट में पहले आप एक ब्रीफ समरी बता, जैसे हम कहते हैं ना कि एक 2 घंटे की फिल्म को हम पहले 30 सेकंड की रील में छोटे 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 क्लिप्स और एक्शन दिखा के सामने वाले के अंदर एक वो अट्रैक्शन क्रिएट कर देते हैं रील बना के, कि आदमी कहता है हाँ करनी है, देखते हैं कैसे है क्या है। तो वो चीज थी। तो उन्होंने सिर्फ 2 चीजें कही उन्हें। तो वो कहते राजन, ऐसा कोई भी काम जिससे सामने वाला दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, आपके बारे में हीन भावना रखे, वो कार्य गलत है और वो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपका अपयश होगा, मीन्स कि आपकी रेपुटेशन गिरेगी। अब इसको उल्टा कर लो, ऐसा कोई भी काम जिससे सामने वाले के चेहरे पे खुशी आ जाए, सामने वाले के मन में आपके लिए प्यार बढ़े, और जो आपके लिए द्वेष भावना या आपके लिए एक नेगेटिव थॉट है वो खत्म हो जाए, और आपकी वजह से अगर वो खुश है तो उससे कर्म भी बढ़ता है और वो एक अच्छी बात है। कहता टोटल यही लिखा है, ना केवल इस पुस्तक में, ब्रह्मांड की सभी पुस्तकों में। अंत में उस हरेक जो वचन है या हरेक जो मुहावरा या प्रसंग है, उसका भावार्थ यही निकलता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा पहलू चयन करना है, और इन दोनों में से कौन से एक पहलू की तरफ ये प्रसंग बात कर रहे हैं। मीन्स कि आप कोई भी टॉपिक उठा लो, चाहे रामायण का, महाभारत का, गीता का, किसी भी XYZ का, तो उसमें या तो कुछ बताया जा रहा होगा पॉजिटिव, या तो कुछ समझाया जा रहा होगा कि ऐसा नेगेटिव होता है। क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा तो आप पजल हो जाओगे। जस्ट आपको पॉजिटिव नेगेटिव अगर समझ में आ जाता है तो आपकी लाइफ जो है ट्रैक पे आ जाएगी, उसके बाद बाकी चीजें समझनी है। सड़क पे चलते हुए सिर्फ राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना होता है, गाड़ी तो सीधी चलती रहती है। ठीक है ना, जब गाड़ी चलानी सीखते हैं हम, तो हमें राइट और लेफ्ट के बारे में पूछना होता है कि हाँ जी राइट या राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाने के बारे में नहीं बता पूछता कोई। तो आपको सिर्फ राइट और लेफ्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में एक बार पता लग जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि आप दिन भर में कौन कौन से कर्म अच्छे और कौन कौन से कर्म बुरे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि कौन कौन से कर्म आप दिन भर में ऐसे करते हो जो आपको लगता है अच्छे हैं और जो आपको लगता है कि शायद बुरे हैं। तभी तो कल को समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसे करो, ऐसे नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि ऐसे कई बार बोलने में आदमी सोचता है यार मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। चैट बॉक्स में लिखिए आपके कौन कौन से अच्छे कर्म है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं, और कौन कौन से आपके नेगेटिव कर्म है। लिखो भाई, सभी सभी लिखो।
पिजन को खाना, डॉग को खाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपका जिसको आप कर्म कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले मन पे तो आपने जीत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है सुबह उठ के। अब जरा दिमाग को भी जीतने की कोशिश करनी है कि ताकि आप दूसरे लोगों से अलग बन सको। ठीक है ना? मैंने शुरुआत में क्या कहा, जब तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आपका दिमाग दूसरे लोगों के जैसा नहीं चलना शुरू होगा, मतलब दूसरे लोग क्या सोचते हैं और दूसरे लोगों के जैसा कैसे बनना है, तब तक आप उनको compete करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं वाला इंसान हम में रह जाता है और हम वाला इंसान आगे बढ़ जाता है। ठीक है? सभी लिखो भाई, ऐसे एक आदमी के लिखने से नहीं होगा। सभी लिखो आप कौन कौन से काम कर्म करते हैं। नहीं लिखा? sometimes anger is negative। हाँ। शशिकला जी कह रहे हैं वट एवर वी डू, वर्क गुड और बैड इज आवर कर्मा, इफ वी गिव रिस्पेक्ट टू ऑल इज आवर कर्मा, स्मॉल और बिग इज आवर कर्मा, और वेस्ट पॉजिटिव इज आवर। अच्छा, ये तो ठीक है। शशिकला जी ने वही बातें लिख दी जो मैंने अभी बताई हैं। अच्छी बात है। ठीक है, बट मैं ये चाहता था कि आप कुछ ऐसा लिखें जो आपके डे टू डे लाइफ और आपके जीवन से जुड़ा है, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप दूसरों के जीवन को भी समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और सर जैसे जैसे, और इसके अलावा जैसे सर्व पीपल, ये क्या बोलते हैं, शर्मिता जी ने वर्ड्स लिखे हैं सर्व पीपल हु आर इन नीड्स। तो ये कुछ यूनिवर्सल वर्ड्स हैं, मतलब हर आदमी की जुबान पे। जैसे हम कहते हैं ना, गरीबों सर को खाना देना चाहिए, तो ये एक यूनिवर्सल वर्ड्स हैं जो सर नॉर्मली सभी कहते हैं। जी मैम कहिए, क्या कह रहे हैं? सर एक तरीका ये भी होता है, जैसे हम किसी को कुछ समझाने जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि भाई जैसे हमारे को ये बोलते रहते हैं गलत है, उसमें क्या हो जाता है कि समझाने हम अच्छे के लिए जाते हैं तो उसमें उनको बुरा लगता है, वो अपने जैसे बददुआ दे देते हैं, भाई ये जब देखो टोकते रहते हैं करते रहते हैं, वो उससे भी हमारे कर्म जैसे खराब। तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसी को बात ऐसे समझाओ कि भाई उनको बुरा भी नहीं लगे, मतलब बात रखने का भी तरीका है, वो भी एक कर्म ही है करके, क्योंकि ना उनको कुछ जैसे बोलो बोलो इस तरह से कि भाई उनको चुभे नहीं, कोई बात समझ में आ जाए तो। बिल्कुल मैम, मैंने आपको यही मैंने भी कहा था कि संपूर्ण ग्रंथों में दो बातें लिखी हैं कि ऐसा कोई शब्द जिससे सामने वाला दुखी परेशान हो जाएगा तो वो नेगेटिव कर्म है, और नेगेटिव अगर वो कर्म खुश है हो गया तो पॉजिटिव हो तो गया। वो पॉजिटिव कर्म। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर कह रहे हो कि मैंने, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह रहे हो मैं डोनेशन वगैरह की, किसी को कुछ खाना दिया, ये दिया वो दिया, तो सामने वाला क्या होगा? खुश। पॉजिटिव कर्म हो गया। अब यहाँ पर सुनील जी ने बात सही लिखी है कि मैं सब्जी वाले को या फिर जो हार्डवर्क कर रहे हैं उन्हें देता हूँ पानी पीने को या कुछ खाने को, और वो डिमांड करते हैं,
तो ये एक लाइफ से जुड़ी चीज है, रियलिस्टिक है। बाकी आज आप जिन्होंने यहाँ पे लिखा है मैं पंछियों को देती हूँ, गाय को देती हूँ, तो एक यूनिवर्सल चीज है। नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते आते हैं और करते भी हैं। वो कर्म अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कर्म नहीं है, बट कुछ चीजें जब तक आप कुछ पर्सनल लेवल पे नहीं ना कहते, तब तक वो चीजें नहीं रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कुछ ऐसी बातें करो जो सबने सुनी है, तो कॉमन चीज हो जाएगी। कॉमन बातें कॉमन ही रह जाती है, ठीक है, कॉमन बातें कॉमन ही रह जाती है जब तक आप उसमें कुछ पर्सनल चीज की बात नहीं करते। अब इसमें जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बोला सब्जी वाला, जो सब्जी वाला है वो आपको एक डिफरेंट कैटेगरी में लेके जाता है औरों से। आप गाय को रोटी देते हो, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग देते हैं, आप भी दे रहे हो, कॉमन कर्म है। कईयों को गाय आती नहीं है, ठीक है, या आप खुद जाते हो, तो व्यक्ति कई बार कभी कभार देता है। पंछियों को देते हो, बहुत अच्छी बात है, बट ये दोनों आपके पास खुद आते हैं। सब्जी वाला जो है वो आपके पास आता नहीं है, वो बाय चांस वहां से निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे बाय चांस जो सड़कों पे काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, उनको देना चाहिए, वो आपके ज्यादा पॉजिटिव करना। एक और चीज, जो गाय है या जो मतलब गाय को छोड़ के जो जानवर हैं चार पैर वाले और जो पंछी हैं दो पैर वाले, ये दो अलग अलग योनि है। इसके नीचे की योनि है कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो जो दो पैर वाले पंछी हैं वो योनि बहुत अच्छी है, बेटर है, ठीक है। उन्हें आपको सर्व करना चाहिए, मतलब दान दक्षिणा देनी चाहिए, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो चार पैर वाले जानवर हैं वो उससे थोड़ा बेटर कैटेगरी में आते हैं, और उन कैटेगरी में सबसे जो बेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो गाय है, ठीक है। मतलब कि जो जिस योनि में है उसको जब हम दान पुण्य करते हैं तो उतना ज्यादा हमको फल की प्राप्ति होती है। और इन सबसे ऊपर जो है वो है मनुष्य। मनुष्य को इसलिए सबसे अच्छा कहा गया है। तो यदि आप किसी मनुष्य की ज्यादा सेवा करते हैं ना, तो आपको और अच्छे फल, क्योंकि देखो गाय और पंछी या कोई कीड़ा मकोड़ा आपको ब्लेसिंग कैसे देगा, आपको पता लगेगा दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो आपके मन में है कि हाँ जी मैंने अपना कर्म कर दिया, दैट्स इट, वो आपके कर्म काउंट होते, ब्लेसिंग काउंट नहीं होती। लेकिन जब आप किसी मनुष्य की सेवा करते हैं तो मनुष्य जो आपको ब्लेसिंग देता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जो ब्लेसिंग देता है, तो वो अपने कर्मों को आपके तरफ फॉरवर्ड करता है। तो कभी भी अगर किसी मनुष्य की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। वो बात अलग है, आज का समय ऐसा है कि आदमी आदमी को खा रहा है और भाई भाई को मार रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम पे वैसे हम कहते हैं ना कि भलाई का जमाना नहीं रहा, तो वो इसीलिए कहा गया है। बट मनुष्य की सेवा करना ज्यादा अच्छा विकल्प है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण माना जाता है, ठीक है, कि उसमें दिमाग भी है और उसमें बोलने की क्षमता भी है, और भगवान की क्रिएशन में सबसे अच्छी क्रिएशन एक मनुष्य है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर जहां पर ये सुनील जी ने मेंशन किया है कि वो एक किसी मनुष्य की भी सेवा करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात लिखी है, ठीक है ना। कंपेरेटिवली जो आप एक नॉर्मल चीजें कह रहे हो जो यूनिवर्सल हैं, जो सभी करते हैं, जो सभी करते हैं वो आप भी करो, तो इसमें क्या कोई बड़ी बात है? सभी पानी पीते हैं, आप भी पानी पीते हो, कोई बड़ी बात है? हाँ, आप ये कहो जी मैं उस पानी में शक्कर डाल के पीता हूँ, उस पानी में नींबू डाल के पीता हूँ, उस पानी में इलायची डाल के पीता हूँ, या उसको काढ़ा बना के पीता हूँ, तब तो ये अलग बात है। ये वही चीज जो मैं समझा रहा था पहले दिन में, कि आप लोग जो पानी पीते हो सुबह उठ के, और एक आप जो पानी पी रहे हो और दूसरा आदमी जो उस पानी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके पी रहा है, तो रिजल्ट किसको मिलेगा? उसे मिलेगा जो कुछ नया कर रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है, आप लोग जो कहते हैं ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, ये किया वो किया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे, आप कॉमन चीजें कर रहे हो। कुछ नया करोगे तो कुछ नया मिलेगा। समझ में आया? कुछ कुछ एक दिन में नहीं आएगा, पर एक दिन जरूर आएगा। एक दिन में नहीं आएगा पर एक दिन जरूर आएगा। पर ये तब आएगा जब हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की चाह रहेगी, ठीक है। चलो, अब कर्म क्या होते हैं उसको मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल वे में समझाता हूँ।
एस्ट्रोलॉजिकल वे में ये है, अब व्यक्ति ने जब जन्म लिया होता है तो जन्म के समय, जैसे मान लीजिए बच्चे ने जन्म ले लिया, तो बच्चे ने जन्म लिया तो अब आप कहोगे, अब मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया तो क्या उसका कोई कर्म है? क्या राय है आप सभी की? एक बच्चा पैदा हुआ तो क्या उसका कोई कर्म है? नहीं है। कर्म के बिना है वो या कर्म के साथ है? एक नवजात शिशु शिशु क्या कर्मों के साथ है या बिना कर्मों के है? कर्मों के साथ। कर्मों के साथ है। कर्मों के साथ। कर्मों के साथ है। कैसे? क्या कर्म है उसका? रोया उठ पैदा हो गए, ये कर्म है? क्या कर्म है उसका, बोलो। जो उसके पिछले जन्म में कुछ लेना देना रहेगा, उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। और इस बात पे कोई प्रकाश डालो, मतलब साधारण शब्दों में अगर समझा सको किसी को, बताओ बताओ, दिमाग चलाओ। जो पास्ट लाइफ में रहता है वो अगले जन्म में ही करते हैं। जो पास्ट लाइफ में कर्म कांड करते हैं, कितने बुरा है या भला है, वो इतना ही हमारे आगे का जन्म में भी आता है। वी ठीक है, कैरी ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। अब इसको साधारण शब्दों में बताओ कि एक ऐसा आदमी जिसको कुछ नहीं मालूम, उसको आप साधारण शब्दों में कैसे समझाओगे? साधारण शब्दों में। अब ये तो आपने ये जो बातें भी बोली, ये वो बातें हैं जो सिर्फ वो आदमी समझ पाएगा जो इस लाइन से जुड़ा है या फिर आपको सुनना चाहता है। पर जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको आप कैसे समझाओगे कि एक नवजात शिशु का क्या कर्म है, और मतलब उसके पास कर्म भी है, ये आप कैसे साबित करोगे कि ये कर्मों के साथ पैदा हुआ है? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी लेवल का ऊपर डिपेंड करता है किस कौन सा वाइब्रेशन में कौन सा फ्रीक्वेंसी में अटैच होता है। जब डेथ हो जाता है उसका एक फ्रीक्वेंसी लेवल रहता है, उस फ्रीक्वेंसी लेवल कौन सा फ्रीक्वेंसी लेवल को अट्रैक्ट करता है उसका उसी हिसाब से उसी जगह में वो अटैच होता है। एक साइंटिफिकली इसका इंटरनली ये होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये कहा है कि साधारण शब्दों में समझाओ। उस व्यक्ति को समझाना है जिसको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। पहले देखो, सुनो, जब तक आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे और जब तक आप महान बातें करोगे और जब तक आप डीप ज्ञान की बातें करोगे, आप आम आदमी में एडजस्ट नहीं हो पाओगे। पहले आपको आम आदमी की तरह बात करना समझना पड़ेगा, फिर आपको अपनी महानता दिखानी है ताकि और लोग आपसे जुड़ सके। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी महानता दिखानी शुरू कर दोगे तो आम आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहे। मतलब एक कॉमन इंसान, सब्जी वाला है आपके गेट पे, उसको आप साइंटिफिकली कुछ कहोगे तो उसके दिमाग से निकल जाएगा। उससे आप अगर कोई एक आम आदमी है तो उसको आप कुछ भी बोलोगे या कुछ पास्ट लाइफ बोलोगे तो वो कहेगा ये पता नहीं जी मेरे को। सिंपल भाषा। उनका ब्रेन का जो बच्चा जो पैदा होता है उसका ब्रेन का जो क्या बोले जो उसका कर्म उसी टाइम में ब्रेन में तो उसका बहुत कम उसका थॉट रहता है। मतलब उस हिसाब से मतलब आप बोल रहे हो जो बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसका कर्म क्या है, ये बोलना था आपका क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, ठीक है ना। मैं बताता हूँ। एक्चुअल में जो ये चीजें मैं अभी आपको कह रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट आज का टॉपिक हमारा कर्म और प्लैनेट्स का है, इसलिए हम इसके ऊपर इतनी ज्यादा विचार विमर्श और चर्चा कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि आप, जैसे हम कहते हैं ना, मेक इट सिंपल। सिंपल रहो और सिंपली अगर बातें करोगे तो उसमें कुछ महान बातें भी हैं जो आ जाती है। महानता वाली बातें अगर आप ज्यादा करते हो तो उसमें क्या, कई बार आप सिंपल चीजें खो देते हो। जैसे एग्जांपल के लिए, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हो। पर अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, तो एक 100 लीटर के ड्रम में भी एक छोटा सा छेद जो है उस पूरे पानी को खत्म कर देते। या एक मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कहीं पर एक ईंट जो है हमने निकाल ली या एक ईंट हमने कहीं पर नहीं लगाई, तो धीरे धीरे वो पूरी बिल्डिंग को नीचे गिराने में अपना काम कर देती है। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो। पर बड़े बड़े मुकाम हासिल करने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट में समझाता हूं,
कि एक नवजात शिशु जो है वो भी कर्मों के साथ पैदा होता है। कैसे? एक सिंपल व्यक्ति को अगर आपने समझाना है यही चीज, तो आप सिर्फ 2 वचन उसको कहिए कि बहुत सारे बच्चे बर्थ ही नहीं ले पाते, या बर्थ लेने के बाद डेड हो जाते हैं। ये उस व्यक्ति विशेष का या उस आत्मा के या बच्चे का कर्म ही है कि वो हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ है। ये कर्म ही तो है जिस वजह से वो पैदा हुआ, अच्छा ठीक ठाक है बिल्कुल। अगर उसका कर्म ना होता तो वो नहीं रहता। सिंपल भाषा है ना, हर किसी को समझ में आएगी। इसमें ना कोई पास्ट लाइफ जोड़ने की जरूरत है, ना कोई वाइब्रेशन जोड़ने की जरूरत है, ना ही कोई एक्स वाई जेड। इवन कि एक अनएजुकेटेड पर्सन भी आराम से इस बात को समझ लेगा। क्लियर हुआ? तो ये साधारण भाषा आपको अपने जीवन के हर उस टॉपिक में लेके चलनी है जो आप कर रहे हो या डे टू डे लाइफ में। कि अगर आप साधारण भाषा का इस्तेमाल करोगे ना, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। और जब लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाएंगे, फिर वो सोचेंगे कि यार अब हम अपना जो बाय चांस अगर हमारी लाइफ में कुछ टिपिकल्ट है या कोई टॉपिक टिपिकल्ट है, उसको साधारण बनाने की कोशिश कैसे करें, या फिर आप साधारण से थोड़ा मॉडरेट पे ऊपर आए, धीरे धीरे ऊपर। ठीक है, लेकिन शुरुआत में हमेशा साधारण चीज को लेके चलें। अब क्यों मैंने कहा कि उस व्यक्ति विशेष का, उस बच्चे का कर्म ही है कि वो पैदा हुआ है? क्योंकि आप सभी जो आज कर रहे हो ये अलग कर्म है। जिस दिन आप पैदा हुए थे वो आपके अलग कर्म थे, वो आपके संचित कर्म थे। 3 तरह के कर्म होते हैं, ठीक है ना? 3 तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म होते हैं, कोई बताएगा? कौन कौन से कर्म होते हैं, किसी को याद है? 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध, और एक होते हैं क्रियामान। जो आप अभी कर रहे हो वो आपके क्रियामान में, करंट में जो आप कर रहे हो, ठीक है? संचित कर्म क्या होता है? जब आप पैदा होते हो तो आप कर्मों को लेकर पैदा होते हो, ठीक है? फिर उसके बाद कर्मों को लेकर पैदा होते हो, उन कर्मों के अनुसार फिर आप उन कर्मों को भोगना शुरू करते हो, और उन कर्मों के अनुसार आप एक्टिविटीज करनी शुरू कर देते हो। फिर उन कर्मों का जो आपको रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपका क्रियामान है। इसको दूसरी तरह से समझाता है कि एग्जाम्पल के थ्रू, कि पहले के समय में हमारे पास गेहूं होते थे, आटा नहीं होता था। तो गेहूं कितना होता था? अगर कोई पुराने गांव से बिलोंग करता है तो गेहूं कितने होते थे आपके घरों में, बताओ? या देखा हो आपने कितने किलो गेहूं होते थे घरों में अंदाजन, कि हमारा 1 महीना, 6 महीना, साल भर का गुजारा चले? साल भर की भी रखते थे पहले के लोग। हाँ, तो कितना होता था अंदाजन? बहुत सारे होते थे ना, 10 क्विंटल तक होते थे। हाँ, होता था ना, 100 किलो गेहूं होते थे आपके पास। 100 किलो 100 किलो गेहूं होता था ना। अब जो 100 किलो गेहूं है वो क्या है? वो संचित कर्म है। वही तो कर्म है। एक बच्चा पैदा हो गया, अब मान लो आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन से अब आज तक जिंदगी जी रहे हो, कितने साल हो गए? तो ये कैसे जी रहे हो? ये वो संचित कर्म है जिस वजह से जी रहे हो। ये वो भंडार है जो हमने जोड़ रखा है, माँ बाप ने, तब बच्चे खाए जा रहे हैं बैठ बैठ। ठीक है? अब वो जो भंडार है गेहूं का इतना सारा, जो गांव वाले ने जोड़ा होता है, अब उसमें से हम क्या करते हैं? रोज सुबह उठकर 1 बाल्टी भर ली, 2 मग्गे भर लिए, या किलो 2 किलो निकाल लिया, 5 किलो निकाल लिया, और उसको पीसने लग गए, चलो आटा बनाएंगे। सही है? अब जो आपका संचित कर्म था वो था गेहूं की फॉर्म में, गेहूं से आपने उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपका संचित कर्म था उससे जब आप किसी एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हो, जो भी आप एक्टिविटीज कर रही हो डे टू डे लाइफ में, जो आप कहते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा है वैसा है, वो क्या हो गया? वो आपका हो गया प्रारब्ध, या आपका हो गया आटा। ठीक है? समझ में आ गया? क्योंकि जब आपने संचित कर्म को कन्वर्ट कर दिया या उसकी रूपरेखा सब कुछ बदल दी, तो आपका प्रारब्ध हो गया। अब वो स्टार्ट होगा, एक नई जर्नी शुरू करेगा, क्योंकि संचित कर्म आपका न्यूट्रल था।
नाउ पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि गेहूं जो होता है वो आटा भी दे सकता है, और कभी कभी उसी गेहूं में घुन भी लगा होता है तो वो आटा नहीं देता, वो बेकार होता है। तो संचित कर्म आपका न्यूट्रल है, उससे आपने क्रिएट किया अपना प्रारब्ध कि अब मैंने डिसाइड करना है मैंने क्या करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, या मैं डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी कर रही हूँ, या मैं कल जो मैंने कर लिया, ठीक है, वो आपका हो गया प्रारब्ध। कल के दिन में आपने जो कुछ भी किया था वो आपका प्रारब्ध है, और आज आपको जो मिल रहा है उसका रिजल्ट वो आपका क्रियामान है। अब वो जो आटा आपने पीस लिया उसके बाद जो आप उस आटे को खाओगे, रोटी बना के खाओगे, तो वो आपका क्रियामान, अब वो आपको एनर्जी देगा। अगर अच्छा आटा होगा तो एनर्जी देगा, और अगर घुन लगे होंगे तो एनर्जी नहीं देगा। या मान लीजिए वो आटा बनने के बाद अगर रोटी अच्छे से पकाई होगी तो शक्ति मिलेगी, और अगर कच्ची होगी तो पेट में दर्द होगा। कच्चा आटा खाओ तो पेट में दर्द होता है ना, बच्चों को समझाते हैं हम, कच्चा आटा नहीं खाना, पका के खाओगे तो शक्ति मिलेगी, कच्चा खाओगे तो पेट में दर्द होगा। तो प्रारब्ध को आप जिस तरह से यूज करते हो उसका क्रियामान का रिजल्ट उस तरह से ही आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये स्टोरी से समझ में आया कर्म क्या है, थोड़ा थोड़ा। हालांकि ये जो मैंने बात अभी बोली, अगर मैं ये बात आपको पहले बोलता जब मैं पूछ रहा था कि एक बच्चे का कर्म क्या है, तो क्या समझ में आता। इसीलिए मैंने बोला कि पहले साधारण और सिंपल भाषा का उपयोग करो। अब मैं वहां पे अगर बोलता कि जी ये पास्ट लाइफ का है, वहां पे अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी डालता, तो ये सिर्फ उन लोगों को समझ में आता जो उस लाइन से जुड़े हैं, ठीक है। तो पहले साधारण भाषा का इस्तेमाल करो किसी भी टॉपिक में, फिर उसके बाद आप उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल करो, ताकि बाद वाली बातों की वैल्यू रह जाए पहली वाली बात की वजह से। पेपर में हम करते थे, हमको जब पहले के टाइम पे हमको सिर्फ एक बात बताई गई थी कि आपको किसी सवाल का जवाब अगर नहीं भी आता फिर भी लिख के तो आना ही है, क्या पता नंबर मिल जाए, होता ना स्कूल टाइम में। तो हमने क्या करना, ऊपर जो सवाल लिखा हो उसी सवाल को पकड़ के खींच खांच के एक दो लाइनें ऐसी लिख देनी है कि सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ सही लिख रहा है शायद ये। पढ़ने में कई बार ये होता है ना, टीचर्स पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ते कि क्या लिखा हुआ है, वो स्टार्टिंग का और एंड का और बीच में एक आध लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब चेक करने होते तो ढेर सारे होते हैं। तो स्टार्टिंग आप अच्छे से लिख दो, एंड में भी अच्छे से दो तीन बातें, मतलब अगर थोड़ा बहुत जो आइडिया है तो वही चीज है यहाँ पर। स्टार्टिंग अच्छे से करो, ठीक है, और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाना है कि वो आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो कर्म यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब जो मैंने आपको कर्म बताया कि आपका संचित कर्म होता है जो आपका टोटल है वो न्यूट्रल है सभी का। देन उसके बाद आप अपना प्रारब्ध डिसाइड करते हो कि मैंने अब उसको कैसे यूज करना है, और उसको जो आपने यूज किया है उससे फिर आपको मिलता है आगे क्रियामान जो आपका यस्टरडे का रिजल्ट है टुडे की डेट, ठीक है। अब इस चीज से समझना क्या है कि आपको अपने कर्म निर्धारित करने होते हैं, अपने अपने कर्म निर्धारित करने होते हैं कि मेरे को अपने जीवन में किस तरह के कर्म करने और कौन कौन से कर्म करने। अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगी जो मैंने आज बताई है, तो आज से लेके आने वाले समय तक आपके माइंड में बनते जाएंगे कि मैं जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूं, चाहे वो मेरे हाथों से है, मुंह से है या दिमाग से है, तो मेरे किस तरह के कर्मों की तरफ मुझे लेकर जा रहा है। वैसे कर्म बहुत तरह के होते हैं, ये तीन मेन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन आपको यही तीन जो मैंने अभी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड में बताया कि तीन अलग अलग कर्म, वो अलग है। और जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि व्यक्ति तीन तरह से कर्म करता है, हाथों से, मुंह से और दिमाग से, ये अलग है। ये उसको थोड़ा सिंपल वे में समझा दिया। अदरवाइज आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि संचित कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, क्रियामान होता है, लेकिन ये तीन समझने में थोड़ा दिमाग से आउट हो जाए, ठीक है। तो आगे से जब भी कोई कर्म करना है तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ज्यादा ना समझ में आएगा तो सिर्फ दो बातें समझ में रखो, कोई भी वचन, हाथों की गई क्रिया या थॉट, दिमाग से सोची गई कोई भी बात से किसी का अगर भला हो रहा है, खुशी मिल रही है, तो वो एक पॉजिटिव कर्म है। किसी का बुरा हो रहा है, कोई दुख में है, वो नेगेटिव कर्म है। और ये दोनों आप ही को आने। और हाँ, पास्ट से हमें इसमें जो मिला होता है वो सिर्फ पॉजिटिव मिला होता है।
नेगेटिव नहीं मिलता कभी। वो बात मुझे क्लियर नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने पास्ट लाइफ कर्मा या फिर की थ्योरी पढ़ी है, या फिर आपने वो पुराने जीवन जो जीवन से related जितनी भी जानकारी आपके पास है उसमें क्या है कैसा है। लेकिन पास्ट से हमें जो कुछ भी है ना उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव कभी नहीं मिलता। आप ये मत सोचो कि आपके पुराने कर्मों की सजा आपको इस कर्म में मिल रही है, जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, जब हम इस जन्म में आते हैं तो हमें हमेशा शुभ कर्म ही मिलते हैं, पुराने बुरे कर्म नहीं मिलते। इसमें आने के बाद हम वो उन कर्मों को जनरेट करते हैं। अब इसको समझना कैसे है, एक बात बताओ, दोबारा से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। गेहूं संभाल के रखते हैं ना, आ गया ना, दोबारा दोबारा उसी पॉइंट पे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो आपने गेहूं संभाल के रखने हैं तो आप देखकर ही संभाल के रखोगे ना। तो क्या अच्छे वाले संभाल के रखोगे या बीच में घुन घान लगे हुए बेकार वाले वो भी संभाल के रख दोगे? क्योंकि फसल काट के तो खुद ही लानी है। बोलो, अब गेहूं आपके कर्म है तो अच्छे वाले संभालोगे ना हमेशा। अच्छे वाले। रिस्क तो नहीं लोगे कि चल 2-4 कीड़े वाले भी चल जाएंगे कोई बात नहीं, वो 2-4 कीड़े वाले बाद में सबको निबेड़ देंगे। सबको खराब कर सबको हाँ। खराब कर देंगे। तो अब खुद सोचो कि जब एक किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इतनी समझ है कि मैंने हमेशा गेहूं अच्छे वाले संभाल के रखने हैं, तो वो गेहूं हमारे कर्म है, तो क्या जो आपके अगले जन्म में आपको कर्म देने हैं तो वो अच्छे वाले तो दिए जाएंगे कि उसमें 2-4 बुरे वाले भी डाल देंगे, चल कोई बात नहीं, इसको कौन सा पता लग रहा है। आई समझ में? जब भी कोई आपने बात कहनी है करनी है, आप उसको एक तथ्य दो साथ में। सामने वाले के दिमाग में भेजे में अगर आपने बात बैठा दी तो वो आपकी बात को समझ भी जाएगा और मानेगा भी। लेकिन आपने अगर सामने वाले को साधारण भाषा में वो बात ना समझा सकी तो यहाँ पर वो गड़बड़ और डावाडोल हो जाएगा और बात अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग ना जो कहते हैं ना मेरी तो किस्मत ही बुरी है, मैं तो पनौती हूँ, ये है वो है, तो उन लोगों को समझाने के लिए कि हम सभी अच्छे कर्मों के साथ पैदा होते हैं। ये गड़बड़ आप खुद डालते हो अपने जीवन में बाद में। ठीक है, जितने बच्चे पैदा होते हैं सब हंसते खेलते हैं, भागते भूगते पैदा होते हैं और सब एनर्जेटिक होते हैं, या बाद में आप खुद बिस्तर पकड़ लेते हो, या फिर बाद में ये आपका होता है कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, चलो, तो ये थे कर्म की थ्योरी टोटल। अब इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। और यहाँ पे 4 आदमी जो है वो शांत हो गए, लगता सो गए हैं मुझे लग रहा है। जिनके कैमरे ऑफ है वो लगता है या तो सो गए हैं, ठीक है, या तो वो बोर हो गए हैं। उनको लगता है या तो समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों भाई? इतना ठीक ठाक ज्ञान था, ज्यादा पकाऊ भी नहीं था कि कर्म कर्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है। दाल रोटी मिल जाए वही बहुत है कर्म कर्म के बारे में। मनुष्य योनि क्यों बेहतर है जानवरों से या पंछियों से? क्योंकि वो किसी का और का अच्छा भी सोचता है। वो ये नहीं कहता कि दाल रोटी मिल जाए और बाकी दुनिया के फाड़ में। जानवर और पंछी ये सोचते हैं कि दाल रोटी मिल जाए दुनिया के फाड़ में। जानवर, किसी जानवर को देख लेना, वो खा रहा है तो और खाई जाएगा। उसको ये नहीं फिक्र कि कोई दूसरा भी आ रहा है। ठीक है, कहीं पे कोई बांटने कोई आ गया ना, जैसे कई बार हम कोई फ्रूट बांटने चले गए, कोई रोटियां बांटने चले गए, उनको ये नहीं होगा कि और भी 2-3 है, वो उसने अपना खाई जाना और दूसरे को मार के भगा देना, हट नहीं खाऊंगा। तो इंसान बेहतर है कुछ मामलों में, और इंसान कल की सोचता है, जानवर कल की सोचते नहीं है। आपने देखा कि जानवर या इंसान या कोई और खाना जोड़ रहा होगा, बहुत कम जानवर या पंछी खाना जोड़ते हैं। और वो अगर खाना जोड़ते हैं तो वो उस टाइम के लिए खाना जोड़ते हैं जब वो कहते हैं अब हमने मेहनत ही नहीं करनी, बैठ के खाना। ठीक है, बहुत कम जानवर या पंछी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। सिर्फ एक इंसान ही है जिसने ठेका ले रखा है, बुढ़ापे में भी उनको सर पे बैठा के रखता है। जानवर और पंछियों को ध्यान से अगर आप एनालाइज करो तो एक टाइम के बाद उनको छोड़ देते हैं आजाद, तू भी और मैं भी। मेरा काम था तुम्हें जन्म देना और तुम्हें इस काबिल बनाना कि तुम चल फिर सको और अपना खुद का खा पी सको, उसके बाद तुम्हारी लाइफ है।
तो जब हम अपने बच्चों को स्ट्रगल करने नहीं ना देते, बात बात तो उनको उंगली पकड़ लेते हैं, तो वो उंगली से हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के फिर कंधे बैठ जाते हैं। तो जैसे अगर आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है तो आपको बच्चों को भी करवाना चाहिए। अगर आपने जिंदगी भर बैठकर खाया है तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप अपने बच्चों को कह दो कि तुम मेहनत कर, फिर उन्होंने भी वही करना है जो आपने किया। मीन्स कि मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले केस आया था, एक पेरेंट्स ने बोला कि जी मेरे बच्चे सुनते नहीं, बिल्कुल भी बैठे रहते हैं, उठते नहीं है, उनको बोल दो पानी लाओ, पानी लाते उनको बोल दो ये काम करो, करते ही नहीं है, XYZ बहुत कुछ। अब फोन कॉल पे थे तो मैं शक्ल तो देख नहीं सकता, पहले मेरे को बातें समझ में नहीं है, बाद में कुदरती मेरे दिमाग में थॉट है, मैंने कहा जी आप की एज कितनी है, एज उन्होंने नॉर्मल बताया जितनी आपकी, मैंने कहा आपका वजन कितना है, कहता मेरे वजन का क्या लेना देना इस बात से। बड़ा अजीब लगा उनको भी, मैंने पूछ लिया कितना वजन है, कहता जी मैं तो 105 किलो का हूँ। मैंने कहा जब तुम खुद ही नहीं उठ के राजी तो बच्चे क्यों उठेंगे। अब अगले को ये बात बुरी लग गई। अब मैंने कहा मैं अब यहाँ फोन से मंत्र मार के तुम्हारा वजन थोड़ा ना कम कर दूंगा, समझ रहे हो। उसके बच्चे, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे बच्चे मोटे हैं, उल्टा ये कह रहा है कि वो कहना नहीं मान रहे, आप कुछ बताओ जी क्या उपाय करें कि वो कहना मानने लग जाए। अब वो आलस अंदर इतना भर चुका है कि वो कहना कैसे मानेंगे। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आपको सुबह उठते हो आप सुबह, कहता हाँ मैं उठता हूँ, मैं भजन करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कितने बजे, कहता 4 बजे उठ के। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये बात हजम नहीं हो रही कि 4 बजे उठ के बंदा भजन करता है तो वो मोटा कैसे है, या उसकी बॉडी फिट क्यों नहीं है, या अगर फिट नहीं भी है तो वो एक्टिव क्यों नहीं है। वो इसलिए कि वो सुबह 4 बजे उठ के भजन करते हैं। उनको किसी ने कहा कि जी आपको 30 मिनट 20 मिनट प्रभु का नाम लेना है, उन्होंने ये बात भेजे में डाल दी कि मेरे को 20 मिनट प्रभु का नाम लेना है, मेरे को फलाने सत्संग में ये कहा था। 4 बजे का अलार्म लगता है, 4:20 तक वो भजन करते हैं, 4:30 बजे सो जाते हैं कि जी मैंने तो अपना काम कर दिया है। फिर 4:30 सो जाते हैं, फिर सारा कुछ उन्होंने उसी बिस्तर पे बैठे बैठे 10 बजे तक करना है, खाना पीना ये वो आराम से 10 बजे तक बिस्तर पे करना है। और वो कह रहे हैं कि जी मैं तो अपनी जगह पे सारे काम अच्छे कर रहा हूँ, प्रभु का नाम भी ले रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब कुछ है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। ठीक है ना। ये तो वही बात होगी, आप मंदिर में गए, आपको पहले भिखारी नजर आया, उसको आपने लात मार के परे कर दिया, फिर आप मंदिर में गए, जय हो भगवान जी की, सब कुछ किया, लो भगवान जी 100 रुपया भी चढ़ा के आया हूँ। फिर बाहर आ गए, किसी बच्चे ने बोला जी कुछ खाने को दे दो, तो आपने बोला हट, और फिर आपको मैं तो मंदिर जाके आया हूँ। तो मंदिर जाके जो आप कर रहे हो वो आपका कर्म, अगर आप उसको अगर आप में से जो लोग मंदिर जाते हैं ना, आप कहोगे ये मेरा कर्म है, नहीं, वो कर्म नहीं है, वो या तो आपकी श्रद्धा है, या आपका लालच, लालच। या आपका डर। इन तीन में से कोई एक है, उसको कर्म की संज्ञा में मत डालो। मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, हालांकि आपको शायद सुन के अजीब लग रहा होगा कि यार इनको तो मंदिर में ही पड़ा रहना चाहिए, फिर ये इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मैं मंदिर बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब कभी मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं विशेष मंदिरों में जाता हूँ जो पुराने हैं। ये नहीं कि आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पे जो मर्जी मिल गया उसको आप शुरू हो जाओ। कई लोगों ने हर गली गली में मोड़ पे बनाया होता है ना, यहाँ पे बरगद का पेड़ आ गया, पीपल का पेड़ आ गया, चलो जी मंदिर स्थापित हो गया, जगह कब्जे में कर ली, मंदिर बना दी। उस तरह से नहीं। हाँ, आप भगवान को कहीं भी पूछ सकते हो, घर बैठ के भी पूछ सकते हो, भगवान आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि कई बार भगवान उस सब्जी वाले के वेश में आपके सामने आ जाता है। आत्मा में ही परमात्मा है, तो जिस जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा है उसके अंदर परमात्मा का गुण होगा। आपके जो शुभ कर्म है वही आपको आगे बढ़ाते हैं। चलो, कर्मों की बातें मैंने सारी आपको बता दी। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछे, इसके बाद में आपको ग्रहों के बारे में समझाता हूं कि ग्रह हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट कैसे, और ग्रह हमें क्या समझाते हैं और क्या कहना चाहते हैं। किसी ने कुछ पूछना है कर्म के रिलेटेड? Going to temple for bhajan who are coming to me doorstep open water snacks. चलो, किसी ने कुछ नहीं पूछना और किसी ने कुछ नहीं कहना, तो पूछते रहा करो और कुछ ना कुछ कहते रहा करो।
नहीं तो आने वाले समय में अगर किसी ने पूछ लिया तो फिर कुछ कह नहीं पाओगे। ठीक है ना? बेहतर है कि तब पूछ लो जब मौका है, क्योंकि आप सभी को मुझे मालूम है कि आप सभी अपना जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो मुझसे, वो नहीं है जो मैं देना चाह रहा हूं, वो है जो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे आप जितने लोग बैठे हो, आपको क्या लगता है मैं जितनी बातें बता रहा हूँ सबके भेजे में उतर रही है? नहीं। जिसकी जितनी पावर है, जो जितना अंडरस्टैंड कर रहा है, वो उतना ज्यादा उसको ग्रैब कर रहा है। उसमें से कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। जी शशिकला जी। सर मुझे भी एक क्वेश्चन है। मुझे ये पूछने का था कि अगर एक किसी भी एक फैमिली का सपोज उनका ही बरकत ही नहीं हो रहा है, घर में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, कितना ही करो तो उतना उधर वही स्टेज पर रहते हैं, तो वो भी एक क्या कर्मकांड है? बिल्कुल, वही तो मैंने आपको बताया कि जो गेहूं का अनाज इकट्ठा कर रखा था उसको ध्यान नहीं किया, कीड़े लग गए, सारा अनाज खत्म हो गया, आप भूखे बैठे हो। सारा गेहूं खत्म हो जाएगा तो पूरा परिवार, गेहूं जो होता है वो एक आदमी की मेहनत होती है उसको इकट्ठा करना, खाता सारा परिवार है। गेहूं एक आदमी इकट्ठा करता है, पीसने जाती है अम्मा अकेली, आटा खाने आ जाता है सारा परिवार इकट्ठा होके रोटी। तो कर्म एक का होता है जिसके पीछे सब खा रहे होते हैं, और वो एक कर्म जो बिगड़ जाता है तो फिर सारे सब लोग रास्ते पे आ जाते हैं। जिनका बिजनेस है ना, वो किसी एक या दो व्यक्ति की वजह से है, लेकिन रोटी आगे पीछे सब खा रहे हैं। जैसे कमाई पहले एक करता था, चार खाते थे, लेकिन जब वो एक आदमी बैठ जाएगा तो फिर बाकी के चार भी रोएंगे, क्योंकि वो अपने सही टाइम पे स्टैंड नहीं हुए। वही मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, जानवरों से और पंछियों से सीखो। उनको जब लगता है कि ये टाइम हो गया इस पंछी के उड़ने का, तो घोंसले में नहीं रखता उसको, धक्का मार देता है, चल। और वो धक्का क्यों मार देता है? कि मेरी नजरों के सामने कल को कोई और दूसरा बड़ा पक्षी इसको खा जाए, उससे बढ़िया है कि ये मेरी नजरों से दूर होके कोई और उसको जाए, फिर उसके बाद जो मर्जी करे, वो उसका कर्म है। या फिर गाय भैंस क्या करती है, जो बाकी को होते हैं, आपने जो खुले देखे होंगे, जब उनको लगता है कि मेरा जो बछड़ा है वो खड़ा हो गया है, चलने फिरने और खाने लायक हो गया है, फिर वो उसको थोड़ा फ्री कर देते हैं कि अब तेरे को इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करना है, ताकि अब वो अपना खुद का कर्म जनरेट करे, और कल को अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो ये स्टैंड हो जाए। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये एक सेल्फिश नेचर वाली बातें हैं उन परिवारों की जो लाड़ प्यार से अपने बच्चों को या अपने परिवार को सिक्योर रख के बैठे हुए हैं कि भाई बैठ के खाओ, कोई टेंशन नहीं। और फिर जब विपत्ति आ जाती है तो फिर उपाय करो जी, 100 200 रुपए के, और काम हमको कितना चाहिए, लाखों करोड़ों का। ये बड़ी एक विकट समस्या है कि लोगों को समस्याएं अपनी लाखों करोड़ों की सुलझानी है, लेकिन उपाय उनको सिर्फ 100 200 वाला करना है। जैसे कई बार क्या होता है, आप कहते हो हमको फैसिलिटी तो वर्ल्ड क्लास चाहिए, पर फीस हम कम से कम देंगे। ठीक है, वरदान देने के लिए तो हमारे पास ब्रह्मा जी आ जाएं, ठीक है, पर तपस्या हमने जो है वो कम से कम करनी है। बस 2 या 3 बार ही हम मंत्र बोलेंगे, आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, कई बार विकट समस्या है, तो विकट समस्या हमेशा विकट परिस्थितियों की वजह से आती है, कर्मों की वजह से आती है। कर्म ही ऐसे किए होते हैं कि वो आ रही होती है। दो बातें होती है उसमें, पहले कर्म ही ऐसे होते हैं जिस वजह से आ रही होती हैं, दूसरी ये कि जब आपको कुछ देना होता है तो उसके लिए पहले आपको बनाना पड़ता है, आपको उस लायक बनना पड़ता है, तब जाके आपको वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, नहीं तो चीजें नहीं मिलती। अगर मान लो कोई बिल्डिंग है, 10 मंजिल बनाई थी और गिर गई, वो इसलिए गिर गई क्योंकि नीचे का बेस स्ट्रांग नहीं था। अब नीचे का बेस दोबारा स्ट्रांग करो तो अब 10 मंजिल की जगह 15 मंजिल बना दो, नहीं गिरेगी। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि जीवन में जो आप डाउनफॉल देख रहे हो वो इसलिए क्योंकि आप कामयाबी संभालने के लायक नहीं बने। कामयाबी संभालने के लायक बनो तो जिस लेवल से डाउन हुए उससे भी और ऊपर चढ़ सकते हो। आप सभी को सुबह इसीलिए उठाया जा रहा है कि शुरुआत करो। तो जिन लोगों की अलार्म बजने से पहले घंटी बज रही है ना, वो इस ट्रैक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी ये सिर्फ आपका मन था सोए हुए में, अब जो जगे हुए में दिमाग है उसको चलाने की कोशिश की जा रही है।
ठीक है। और जो पुराने, आपने कई सालों से यहाँ पे, तकरीबन 40-50 साल की आपकी उम्र है, ठीक है, तो इतने टाइम से जो आपने सोचा हुआ है, या फिर जो आपने टीवी पे देखते हो, या आपने जो रिश्तों में देखा है, लोगों के साथ देखा है, वो जल्दी दिमाग से नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा। लेकिन वो तब जाएगा जब आप मानोगे कि यार मेरे को इस चीजों को छोड़ना है और कुछ नया समझना है। ठीक है। क्योंकि सुबह उठने के केस में क्या था, कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी पुराना थॉट नहीं था, एक न्यूट्रल चीज थी, एक संचित कर्म था, एक अनाज का ढेर था, इसलिए ये चीज पे आपने जीत हासिल की। लेकिन इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि देखो, किसी ऐसे इंसान को हम कभी नहीं समझा सकते जिसने आपकी कोई बात ना मानी है। ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी आपकी बातें माननी शुरू कर दे, छोटी सी बात को लेकर शुरू करा, तो आप उससे फिर बातें मनवा सकते हो। या फिर अगर आपने मनवानी है तो फिर क्या करो, उसके सामने दो विकल्प रख दो, ये बुरा है, ये उससे बुरा है, अब बताओ क्या करना है। अब जैसे हम कहते हैं ना कई बार, भाई ये तोरी खाएगा या कद्दू खाएगा, तो बस सुनने में तो दोनों अच्छे नहीं लग रहे। अब शायद तोरी कद्दू से नहीं समझ में आ रहा हो, किसी को कद्दू पसंद भी आता है भाई, क्यों नहीं। तो मैं करेले और बैंगन के एग्जांपल देता हूँ, मुझे दोनों पसंद नहीं है, पर कई यहाँ पर हैं जिनको करेला बहुत पसंद है, जिनको बैंगन बहुत पसंद है, तो वो एग्जाम्पल भी फेल हो जाती है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को कहा गया भी तूने तो गलत काम किया है, सजा मिलेगी। कहता जी ठीक है। कहता सजा ऐसे मिलेगी कि तेरे को या तो पड़ेगी, कोड़े पड़ेंगे। कहता या तो कोड़े पड़ेंगे या तो मिर्चे खा, मिर्च, लाल मिर्च। कहता 100 मिर्च या 100 कोड़े। कहता कोड़ा पड़ेगा तो निशान पड़ जाएगा, पता लग जाएगा कि मार खा के आया हूं। कहता मिर्च खा लेता हूँ। मिर्च खाई, लाल मिर्चे 2 4 5 10 12 15 खाई, आंखों से आंसू। कहता कोड़े मार लो, मिर्च नहीं खाई जा रही। फिर उसके कोड़े पड़ने शुरू हुए। ठीक है। कोड़े भी पड़े, 8 10 15 20 पड़े, बस कहता निकल गई हवा, मिर्च खा लेता हूं। फिर मिर्च खानी शुरू की, फिर कोड़े, फिर मिर्च, फिर कोड़े। तो कहा उसने 100 कोड़े या 100 मिर्च खानी थी, वो 100 कोड़े भी खा गया, 100 मिर्च भी खा गया। तो आप अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। कभी कभी आपको फील होता होगा ना कि यार ये तो वहीं आ गया, मैं जहां से शुरू हुआ था, ये फिर उसी आदमी को वही बात समझाया जा रहा हूं मैं, जो मैं परसों समझा रहा था, या 10 दिन पहले या महीना पहले समझा रहा था। आज फिर महीने बाद मैं उसी बात पे रो रहा हूँ, जिस बात पे मैं पहले किसी दिन रो रहा था। आज फिर मुझे वही बात सुनाई सुनाई जा रही है जो पहले सुनाई जा रही थी, या फिर दोबारा बोलना पड़ रहा है जो पहले कभी बोला था। तो वही हो रहा है, बार बार मिर्च खिला दे वही चल जाएगा, नहीं नहीं कोड़े मार ले तू। तो दोनों हम अपनी जिंदगी में ले जा रहे हैं। ठीक है। और इसको सीरियस होकर सुनने वाली बात नहीं है। सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं कल भी समझा रहा था, सीरियस नहीं रहना, खुश रहो, स्माइली करते रहो। सीरियस अगर स्माइल नहीं भी कर सकते तो सीरियस मत बने रहो। ठीक है ना। सीरियस बने रहोगे तो जो शरीर के अंदर खून बढ़ रहा है ना, वो बढ़ना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना आदमी सीरियस रहेगा उतना वो जीवन को एंजॉय ही नहीं करेगा, उसके कर्म उसको लगेंगे ही नहीं। एक सीरियस आदमी को उसके कर्मों का क्या फल मिलेगा? और ज्यादा सीरियसनेस था, और ज्यादा सीरियस हो जाएगा वो। और सीरियस लोग कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल में होते हैं। तो अगर वहां जाना है तो सोच लो। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, एक सीरियस लोग हॉस्पिटल में होते हैं, वो क्या होता है, सीरियस क्यों कहते हैं उसे? चुपचाप होता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, एन मुर्दे की तरह पड़ा हुआ। दूसरा सीरियस कौन होता है? जो हम कहते हैं योगी, साधु वगैरह, सीरियस होके अपना जब तक ध्यान कर रहे हैं, वो भी चुपचाप अपने बैठे हुए हैं, कुछ मूवमेंट नहीं। तो इन दोनों लोगों से आदमी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन दोनों की इज्जत बहुत होती है। कभी देख लेना, आप अगर अस्पताल में किसी को मिलने गए ना, इज्जत बहुत करोगे, आप उसके बारे में एक शब्द बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता भाई कोई टाइम, कोई पता नहीं कब निकल जाए। और जो योगी साधु होते हैं, अब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, भाई जाग जाएगा भी श्राप दे देगा निकल लो हाथ जोड़ के। तो सीरियस आदमी की वैल्यू नहीं है, सिर्फ उससे आदमी को डर रहा है। ठीक है। तो सीरियस नहीं रहना चाहिए। एक और चीज, जो सीधे होते हैं ना, चाहे लेट के सीधे हो जाओ, चाहे तब जब तक जैसे भी करते हो, जो सीधे होते हैं
वो हमेशा कट जाते हैं। जो पेड़ सीधा होता है उसको काट लिया जाता है, चल भी इसकी पेंसिल बनाएंगे, चल भी इसका तखत बनाएंगे, चल भी इसका ये करेंगे वो करेंगे। जो थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको लोग छोड़ देते हैं कि यार इसका पता नहीं क्या बनेगा। जब कोई ये जब सीधे वाले कट जाएंगे फिर इनको पकड़ेंगे। ठीक है, तो इतने सीरियस और इतने सीधे नहीं रहना जीवन में कभी। जो आपका ज्ञान है और जो आपकी कला है वही आपको जीवन में बनाकर और बचाकर रखेगी। नहीं तो सीधे और सीरियस बने रहोगे तो या तो लिट जाओगे या लिटा दिए जाओगे। अब लिट जाओगे कैसे? अपने आप से, अपने आप में दुखी हो जाओगे, या लिटा दिए जाओगे, लोग आपको परेशान कर करके, आपको परेशान करके बीमारी के घर में झोंक देंगे। वो किसी ने ऐसी एक डायलॉग बनाया, दर्द दिलों के कम हो जाते कुछ रिश्तेदार अगर कम हो जाते। तो रिश्तेदारों की वजह से भी कई बार आदमी परेशान हो जाता है। मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरी घरवाली ने ये कर दिया, मेरी मम्मी ने ये कर दिया, मेरे पापा ने कर दिया, मेरी घरवाली नहीं सुन रही, मेरा बच्चा नहीं सुन रहा। ये चीजें आपके दिमाग को खा जाती हैं। और कई बार आप खुद टेबल पे पैर रख के सोफे पे लेट के सामने टीवी लगाकर पिज्जा ऑर्डर कर रखा होता है, इधर कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है और खा खा के देख देख के वहीं सो जाना है। अब वो क्या करो, आप खुद अपने आप के दुश्मन बने हो। फिर कहते हो मैंने बड़ा मस्त एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? सोआ एंजॉय किया, संडे ऐसे बिताया हमने। ये सब बेकार चीजें। ठीक है, तो इन चीजों, दोनों चीजों को ध्यान में रखो। वो रिश्ते बेकार ही हैं और उनको छोड़ ही दो जिनसे आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में आगे वाले जीवन में बात करेंगे। चलो अब मैं आपको प्लैनेट समझाता हूँ। सर मुझे प्लैनेट्स एक क्वेश्चन। प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? प्लैनेट्स के नाम बताओ। प्लैनेट्स, ग्रह, देवता, नाम बताओ। पहला नाम बताओ। सूर्य। सूर्य। सूर्य ग्रह क्या कहता है? नियम, पंक्चुअलिटी, समानता। नियम, पंक्चुअलिटी, समानता। सुबह जल्दी उठो। स्ट्रॉन्गनेस। अब एक बात बताओ, आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, ग्रह कितने होते हैं टोटल? 9। नौ। तो सबसे पहले सूर्य का नाम क्यों लिया भाई? बाकी और किसी का क्यों नहीं लिया? पहले सूर्य ही है। पहले तो सूर्य ही होता है हाँ, एक्चुअली। तो अगर पहले नंबर पे आना है तो उसके जैसे बनना सीखो। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड। समझ में नहीं आया अभी भी? हाँ हाँ strong। हाँ, वो बाकी बातें बाद में। हम्म। हाँ, यहाँ पे अब मैं ये न्यूमरोलॉजी नहीं सिखा रहा कि उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो किसी और समय में सिखाऊंगा। सेकंड नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है? मून। मून। अब मून सेकंड पे क्यों आता है? क्योंकि मून हमारी माता के समान होता है, तो माता सेकंड नंबर पे आती है। पहले पिता होता है फिर माँ होती है, पहले सरनेम होता है फिर मदर होती है, पहले बाप ही होता है फिर माँ होती है। ठीक है, तो बाप जब चपेट मारता है तो माँ के पास ही जाते हैं। ठीक है, तो मून जो है वो उससे ये समझो कि हमने नॉर्मल शीतल बन के रहना है। और हर किसी के अंदर मून जो होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है। बाप का काम सिर्फ पैसा कमा के घर में लाना, चाहे जहां से मर्जी लाए, मेहनत करके लाए, चोरी चकारी करके लाए, जहां से मर्जी लाए, उसका काम है सिर्फ घर का निर्वाह करना। औरत का काम है कि उस बच्चे को और घर को संभालना। मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल काम औरत के होते हैं, मर्द के नहीं होते। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है सब कुछ। आजकल मर्द जो है वो किचन में खाना बना रहे हैं और औरतें जो है वो कहती है हम बिजनेस वूमेन हैं या हमको भी बिजनेस करना है। गलत नहीं है, करो, अच्छी बात है, पर बेचारे पति को बावर्ची मत बना के रखो भाई। क्योंकि एक दिन वो कहेगा जी मेरे को तो खाना ही बनाना आता है, सफाई भी करनी आती है, अब मैंने क्या करना तेरा। फिर जनानी भी कहती है हम भी पैसे कमाते हैं, हमने भी क्या करना तुम्हारा। ये कलेश शुरू हो जाता है। ठीक है ना, किसी की जगह मत हड़पो, किसी का स्थान मत गवाओ। औरतों को आज भी मेरे हिसाब से, जैसे पहले के टाइम में होता था ना, जो पैसे जहां से मिले डब्बे में डाल लिए, चावल के डब्बे में डाल लिए, दाल के डब्बे में डाल लिए, और पति को नहीं बताया। वो खुद भी अमीर है और इमरजेंसी के टाइम पे अवेलेबल हो जाते हैं, ये लो जी। फिर वो खुश हो जाता है पति, हाँ ये बहुत अच्छी बीवी है। तो अगर आप उस चीज को आज भी अपने जीवन में लेके चलोगे ना, तो पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बिजनेस वूमन वाले धौंस जमाने लग जाओगे तो फिर सब कबाड़ा हो जाएगा।
जो करना है करो, लेकिन जो मिलता है उसको आज भी छुपा के रखो, डब्बे में डालो। और पति ने अगर किसी दिन देख भी लिए, पता लग भी गया, तो वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि आपके थोड़ी ना है, वो खुश होएगा। लेकिन कभी कंपैरिजन मत दिखाओ कि मेरे पास ये है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्योंकि जो मैं है वो आपके अंदर अहम क्रिएट कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं हम हैं, तो तरक्की मिलती है। अगर मैं से सब कुछ था तो अकेले रहते, शादी क्यों की? डायलॉग यही चलते हैं आजकल। चलो, मून का मतलब होता है मल्टी टैलेंट होना, मल्टीपल चीजों में डील करना, ठीक है। तीसरा ग्रह क्या होता है? बुध। बुध। बुध का मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग से काम करना। अब लोगों को ये लगता होगा बुध का मतलब बुद्धि तो दिमाग से काम करना है, नहीं। बुध का मतलब होता है बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि जो भी आई नहीं अच्छे से, ठीक है। जो बुध जो दूसरों के होता है वो काम में होता है एन मस्खरा, जो मन में है वो करो, नो टेंशन, कोई चिंता लेनी नहीं। बुद्ध मतलब दिमाग वाली तो बात ही नहीं करनी, और दिमाग के ऊपर बोझ ही नहीं डालना। जो मर्जी करो, खेलते रहो, कूदते रहो, ये करो वो करो, चाहे दुनिया इधर की उधर की हो जाए, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो होता है बुद्ध। तो अगर बुद्ध की तरह रहना, बुद्ध का मतलब क्या होता है? टेंशन फ्री लाइफ जीनी। सोते रहो 10 बजे तक, रात को आराम से जागो, रात को आराम से सो, मजे में रहो। छोटे बच्चे देखे ना, तो उनको कोई फिक्र थोड़ा होता है कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, वो आके बस्ता यूं फेंका, जाके लेट गए उसी कपड़े में, टेढ़े मेढ़े जैसे सोए। वो होता है बुद्ध, कि अपने आप संभाल लेंगे जो मेरे ऊपर सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है, वो होता है बुद्ध। अब बुद्ध में बुद्धि मत डालो, बुद्धि का कुछ नहीं होता है। उसके बाद कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति। गुरु। गुरु। गुरु का मतलब होता है डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। डिसिप्लिन, जिम्मेदारी, वंश वृद्धि या आगे की सोचना, ये काम होता है गुरु का। और जो बुद्धि वाला पॉइंट आप कह रहे हो, एक्चुअल में बुद्धि नहीं होती, गुरु में होती है मैच्योरिटी, ठीक है। और होता है ज्ञान। अब आप कहोगे ज्ञान और बुद्धि में फर्क क्या है? ज्ञान वो होता है जो हम एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बुद्धि वो होती है जो उस नॉलेज को सुनने समझने के बाद चेक करती है कि ये सही है कि नहीं है। तो बुद्धि का बहुत बड़ा अहम रोल है। बुद्धि जो है अच्छे अच्छों की खराब इसीलिए है, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? हर चीज को ठोक बजा के चेक करना। हालांकि वो ज्ञान दे रहा है भाई, जो गुरु है वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस चीज को भी रीचेक करना बुद्धि का काम है। जो आप बार बार गेट पे ताला लगा के फिर उसको चेक करने जाते हो ना, खींच के सही लगा कि नहीं लगा, वो आपकी बुद्धि है। जो आप रोज सुबह उठ के पूछते हो ना कितनी रोटी खाएगा, वो आपकी बुद्धि है। जो आप शाम को पूछते हो कि हाँ जी क्या सब्जी बनाऊं, वो आपकी बुद्धि है। बेकार के सवाल पूछे जा रहे हो, बेकार सवाल है ना। घर में पूछे होते हैं हाँ जी कितनी रोटी खाओगे, वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, आपका पति या फिर आपके बच्चे ही तो है। या कोई बाहर का, एक बाहर के आदमी को भी पूछा आपने कितनी रोटी खाओगे? जब बाहर के आदमी के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं करते, तो घर वाले के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? ढाबे पे थोड़ा ना बैठे हो कितनी रोटी खाओगे। ढाबे वाला भी आपको 2 या 4 रोटी देने के बाद पूछता है जी और लाऊं, ये नहीं पूछता कि टेबल पे बैठती हाँ भी कितनी रोटी खाएगा। बेइज्जती फील होती है। तो ये है बुद्धि। एक्चुअल में आप सभी ना यहाँ पर बुद्धि को बढ़ाने की सोच रहे थे, मेरी बुद्धि चमक जाएगी। मैं शुरुआत से क्या समझा रहा हूं? झाड़ू जो घर की सफाई करता है वो अंत में गंदा है। बुद्धि चमकाने से पहले अपनी बुद्धि में से वो नेगेटिव चीजें निकालो बाहर, ठीक है। तो पहले बुद्धि को साफ करो। बुद्धिमान व्यक्ति कहने की बातें हैं, पहले के जमाने में होते थे, आज के जमाने में तो लिमिटेड है, ना के बराबर में। नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है? गुरु भी हो गया, शुक्र। बुद्धि भी हो गई, शुक्र। शुक्र। अब जो गुरु है, गुरु के राइवल्स हैं शुक्र, मतलब कि उसके ओपोनेंट है। शुक्र जो है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है भाई ऐशो आराम मस्त जिंदगी बिताओ, पैसा वैसा है बस, ठीक है, टेंशन फिकर टेंशन नहीं, थोड़ी थोड़ी गाइडेंस देते रहो, जो कि सिर्फ अपने भाई बंदों में। गुरु कहता है मैं हर किसी को गाइडेंस दूंगा, शुक्र कहता है मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी में गाइडेंस दूंगा। गुरु जो शुक्र वाला गाइडेंस, जो शुक्र वाला गाइडेंस है वो क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, अमीर अमीर को और अमीर बना रहा है, वो शुक्र है।
अब जैसे मान लीजिए आप कभी देखो एक स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी गुड़ी है, बढ़िया है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना करेगा जिसका तालमेल उनके जैसा होगा। मान लो एक हॉल में बहुत सारे लोग हैं, मिक्स वैरायटी है, तो जिसने अच्छे कपड़े पहने होंगे ना, वो अपने जैसे को देखेगा, वो कहाँ पर है, वो कहीं पर भी बैठे, वो या फिर वो वीआईपी सीट की तरफ जाएगा, मैं वहां जाऊं। वो शुक्र है जिसको सिर्फ नीट एंड क्लीन और पैसा और अच्छी जगहों पे ही घूमना करना है। जो नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं रह सकता, जो हमेशा पार्शियल करेगा और हमेशा ऊपर ही जाने की बात करेगा, ठीक है, वो शुक्र है। नेक्स्ट उसके बाद शनि। अब इसको उल्टा कर दो। शनि हमेशा ये कहेगा भाई गरीब आदमी कहाँ है, मेरे जैसा कहाँ है, उस शनि की तरफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज शुक्र क्या कहता है, मेहनत नहीं करेंगे हम तो सेठ लोग हैं, हम तो बाबूजी हैं, हमको तो बैठ बैठ के चाहिए, ठीक है, या हमको चाहिए तो बड़ा चाहिए। शुक्र वाले व्यक्ति के जीवन में हर चीज अच्छी, बड़ी और बढ़िया होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना यार 10 रुपए, और 10 रुपए उनकी जेब में 10 रुपए होते ही नहीं है, 10 रुपए वाली बात ही नहीं करनी हमने, कम से कम 100 रुपए की बात करो। तो शुक्र जो है वो हमेशा अमाउंट को बड़ा करके बोलेगा। जो शनि है, शनि वाला व्यक्ति जो है वो अमाउंट को मिनिमम करके बोलेगा, या शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करेगा, और शनि और क्या रिप्रेजेंट करता है, चीज को डिले करने में। और शनि वाला व्यक्ति हमेशा देर से आएगा, पीछे बैठेगा। कभी आप देखो किसी हॉल में, किसी क्लासरूम में कुछ लोग पीछे बैठते हैं, देर से आते हैं, चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, ऐसे करते जैसे हम पता ही नहीं लगा किसी को कब आए कब नहीं आए। शुक्र वाला व्यक्ति चाहे देर से आए, चाहे पहले आए, चाहे बीच में आए, आगे बैठेगा। सामने आके मुंह पे आके बैठ जाएगा, लो खींच मेरी फोटो। तो शनि वाला व्यक्ति पीछे रहेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, आजा भाई आजा, ठीक है। तो ये चीज है। अब शुक्र वाला आदमी वो बिंदी लिपस्टिक अच्छे से लगा के आया होता है ना कि भाई खींच मेरी फोटो ले आगे में। शनि वाला आदमी ऐसे बस मुंह धो के आ जाता है, जो कपड़ा मिला वो कहता है मैं शांति में ठीक हूँ, बस सेटिस्फेक्शन है मेरे को जो भी है। तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है, आपका जीवन कैसा है और कैसा बनाना है। नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा है? राहु। राहु आज के समय में सभी के ऊपर विद्वान है। अब आप में से जो लोग उठ गए हैं सुबह, उनका राहु थोड़ा हो जाएगा स्लो, और जो अभी तक आराम से पड़े हुए हैं ना, उनका राहु तेज है। इसके अलावा आपके घर में जो उल्टा सोता है मुंह नीचे करके, उसका राहु और स्ट्रांग है, वो और ज्यादा ख्याली पुलाव में है, सारा सब वो और देर से उठेगा, और वो तो बस समझ लो वो तो मतलब स्वर्ग नर्क में साठ घाट और आवन जावन लगाया हुआ है उन्होंने। मतलब वो कहते हैं ना चित्रगुप्त बने हुए हो, जो उल्टे होके सोते हैं बिस्तर पे, क्योंकि उनकी अंदर मतलब वो आदमी ऐसे आदमी होते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता, वो कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी घूमने निकल गए, कभी खाने निकल गए, एकदम से उन्होंने कुछ भी सडनली प्लान कर लेना, एकदम से बोल दे कि भाई नींद आ रही है, सो गए, एकदम से चाय पीनी है, एकदम से दारू पीनी है, एकदम से खाना खाना है, एकदम से घूमने जाना है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, बस कुछ उनके बारे में डिसाइडेशन कुछ नहीं हो सकती। जो उल्टा होके सोता है और जिसके ऊपर राहु विद्यमान है, और मोबाइल पे गप्पे बहुत मारते हैं, मोबाइल उनको बहुत आते हैं, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है राहु वाले, ठीक है। और अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो अपने उस समय को सदुपयोग करो, अच्छी तरफ लेके जाओ, जिसका राहु स्ट्रांग है या फिर जो इस तरह की चीजों में, अपने टाइम को राहु के हिसाब से लेके जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से प्रॉफिट कमाने का सोचो, तो राहु और सुधर जाएगा, या राहु की चीजों में डील करो। नेक्स्ट कौन सा प्लेनेट है? केतु। केतु। हाँ, जिसका राहु बहुत अच्छा ना, उसको सुबह उठने की जरूरत नहीं है, वो मत ही उठे, अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है केतु। केतु जो है उसको नींद नहीं आती, चाहे सुबह हो चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है। केतु जो है उसको नींद नहीं आती, लेकिन उसका भजन कर्म में ध्यान बढ़ा रहता है, ठीक है।
और केतु वाले आदमी को कोई बात अगर आप बोलोगे तो उसको 2 से 3 बार बोलनी पड़ेगी। एक ही बात को 2 से 3 बार बोलना पड़ेगा कि भाई पानी ले आ, पानी ले आ, तो वो ले आएगा। ठीक है। और केतु वाला आदमी क्या है, वो आपकी बात को सुनेगा, लेकिन वो जैसे ट्यूबलाइट कई बार ऐसे ऐसा ऐसा करके जल जाती ना, वो कुछ कुछ वैसा होता है जो केतु से रिलेटेड होता है। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, ये बाकी लोगों को पता लगता है कि वो केतु है। अब केतु को थोड़ा ना पता कि मेरा धड़ नहीं है, वो तो राहु का पता है कि इसको धड़ नहीं है, केतु को थोड़ा ना पता कि मेरा धड़ नहीं है। एक अंधे आदमी को ये थोड़ा ना मालूम कि मेरा बगल वाला भी अंधा है, उसको तो लगता है उसको दिख रहा है। वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। एक काना होता है कुदरती, वो अंधों का राजा बन जाता है कि सब लोगों को ये लगता है इसको नजर आ रहा है। तो केतु वही है। लेकिन केतु में खूबियां भी बहुत हैं। वो एक ही काम करेगा और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा करेगा। और वो क्या है, उसको अगर आपने मल्टीपल काम दे दिए तो पागल हो जाएगा। तो वो एक सही बात। दूसरा केतु क्या है, उसको मेन काम क्या करना है, अपना खाना पीना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। खाओ पियो मौज करो, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है, क्योंकि सुन तो रहा नहीं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज केतु का क्या है, अब सुन नहीं रहा, तो भजन कर्म जब वो करते हैं तो वो भजन जो है वो उनके अंदर ही घूमते रहते हैं। तो इस वजह से मेडिटेशन और योग साधना में केतु वाले बड़े अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन और योग के लिए सबसे जरूरी क्या है, आदमी का चुप रहना और अपने आप में मस्त रहना। और इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को एंजॉय पार्टियां करो, वो नहीं। केतु वाला व्यक्ति जो है वो रात को जल्दी सो जाएगा और सुबह जल्दी उठ जाएगा। राहु वाला उल्टा है। ठीक है। तो जो व्यक्ति केतु से रिलेटेड होएंगे उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से डीलिंग करके अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आना चाहिए। ठीक है। अब ये 9 प्लैनेट मैंने जो आपको बताए हैं, इन 9 में से कोई 2 या 3 प्लैनेट आपकी लाइफ को लीड कर रहे हैं। कोई 2 या 3, 9 नहीं होंगे। कोई 2 या 3 प्लैनेट आपकी लाइफ को लीड करते हैं, या फिर आपका जो नेचर है वो किसी 2 या 3 प्लैनेट जैसा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को इन 9 प्लैनेट्स में से किसी 1 या 2 प्लैनेट जैसा बनाना चाहती हूं या चाहता हूं, तो आपको उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। जब तक आप उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालोगे, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो गुण है वो आपके अंदर नहीं आएगा। आया समझ में? चलो, तो किसी का कोई क्वेश्चन? सर मुझे क्वेश्चन है एक। सर क्वेश्चन है। आपका कभी कैमरा ही नहीं ऑन होता, 3-4 दिनों से मैं रोज देख रहा हूँ स्नेहल राजपूत जी का। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये मेरे बच्चों के स्कूल रहती है 7 बजे तक, तो 6 to 7 तो उसी में जाता है। मैं साइड बाय साइड चले गए लगा मैडम? के सुनती चले हूँ। गए बच्चे? हाँ अभी स्कूल चले गए तो इसलिए फिर बोल पा रही हूँ। गुड। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ तो इसलिए वो मतलब किचन का काम करते करते चालू हाँ, रहता कोई है बात तो नहीं, अच्छी बात कैमरा है। नहीं मैंने ऑन कहा कम से करता। कम आ तो रहे हैं ना। कोई बात नहीं, जब भी किसी ने सवाल पूछना तो पता लगना चाहिए कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। क्योंकि कई बार आपकी मनोस्थिति बता देती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आवाज नहीं बता पाती। जी पूछिए, क्या कहना है? हाँ वो एक्चुअली आप कर्मा के बारे में बता रहे थे ना, तो मुझे वही पे क्वेश्चन था कि इतने दिन तो आपने बोला कि नेक्स्ट जन्म जो मिलता है हमें वो कर्मा का पॉजिटिव फल ही लेके आता है, बुरा कभी नहीं मिलता। तो लेकिन आज तक ऐसे ही सुना है इवन गीता में वगैरह भी कि कर्म कभी छूटता नहीं है। अगर गलत कर्म भी किया तो इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में उसका मतलब फल मिलता ही है हमें। मतलब बुरा भी अगर कुछ किया होगा तो भी मिलता है, और पॉजिटिव भी अगर अच्छा कर्म भी किया होगा तो भी मिलता ही है नेक्स्ट जन्म में। तो हाँ, मतलब एकदम अच्छा एग्जाम्पल अगर देना है तो श्री कृष्ण ने बोला है कि देवकी यशोदा और कैकेयी और कौशल्या माता का जन्म जो अपोजिट हुआ है, मतलब पहले राम के टाइम पे जो कैकेयी थी उसका जन्म श्री कृष्ण के टाइम पे देवकी बन के आया है।
और जो कौशल्या थी राम की माता, वो इस श्री कृष्ण की यशोदा बन के आई, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे, इसलिए उनको मतलब कौशल्या ने इतने 14 साल वनवास के लिए वो जो भी वेट किया है श्री राम जी का, वो उनको यशोदा के रूप में मिला, ताकि फिर वो श्री कृष्ण का पूरा बचपन का देख सके। ये मतलब ये उनका कर्म था कि उसके वजह से उनको वैसे जन्म मिला। तो हर एक इंसान का जो भी अगर इस जन्म में हम उसका कर्म अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जन्म में अगर अच्छा भी हो या बुरा भी हो वो मिलता ही है कंपलसरी, मतलब। तो फिर वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि कैसे कॉन्ट्राडिक्ट। समझाता हूँ। अब आप जो स्टोरी बता रहे हैं वो किस समय की है? आज से कितने साल पहले की है? हाँ, अभी मतलब अब वो तो युग ही अलग है, पूरा युग। और आप आज कहाँ पर चल रहे हो या जी कलयुग रहे में हो? है, कलयुग में 5,000 साल बाद वगैरह। अब ये बताओ कि क्या वो उस वक्त का कहा गया क्या अब तक है? दूसरी चीज, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपको ये कह दूं सभी को कि भाई जो भी आपका कर्म है वो अगले जन्म में आएगा, तो आप सब निष्फिक्र हो जाओगे, भाई अगले जन्म में भुगतना है, हमको तो कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ, कभी सबसे कभी पहले ऐसा गीता हो में क्या कहा? पहले उन्होंने ये कहा कि इस जन्म में ही भुगतना है सब कुछ, कुछ बच जाएगा तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसी जन्म में है सब कुछ, जो अच्छा जो बुरा वो यहीं पे ही उसका फल मिलना है। और मैंने स्टोरी में क्या समझाया था कि एक अनाज का ढेर वो आपका संचित कर्म है, ठीक है? तो जब आप अगले जन्म में पैदा होते हो तो आपके कर्म जो संचित जो आपके किए होते हैं उनमें से जो अच्छे वाले होते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का वो अनाज का ढेर खराब भी हो जाता है जब आप ध्यान नहीं रखते। जब आप पैदा होते हो तब आपके कर्म अच्छे ही होते हैं, धीरे धीरे आप उन कर्मों को बिगाड़ते जाते हो। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, शिशुपाल नाम सुना है? हाँ। क्या था उसकी स्टोरी, क्या है, कैसे मरा और अम, क्या क्यों मरा? 100 बार श्री कृष्ण जी को मतलब गलत बोल के फिर श्री हाँ, कृष्ण ने उनका वध कर नहीं दिया तो फिर एक बाद। बात बताओ, कोई मतलब बनता है किसी को गाली देने का? जब पता है कि मैंने उनको अगर मैं गाली दूंगा तो मैं मर सकता हूँ, तो वो आदमी उसी के मुंह पे जाके उनको गाली दिए जा रहा है, तो वो क्या है? पर जब तक उस व्यक्ति ने गाली नहीं दी तब तक वो जिंदा रहा और काफी अच्छे रहा, कोई नहीं उसको हरा पाया। तो वो क्या था? उसका कर्म था। लेकिन उसकी भविष्यवाणी उसके जन्म के साथ ही हो गई थी कि ये व्यक्ति की मृत्यु किशन जी के हाथों हुई थी, और किशन जी ने ही उसे वरदान दिया था आके उसकी माँ के कहने पे। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा इसको मत मार, मेरी इकलौती औलाद है। शिशुपाल जब पैदा हुए थे तो उसके 4 हाथ थे, लेकिन जब किशन जी ने उसको अपनी माला दी तो फिर उसके 4 से 2 हाथ हो गए। तो वो उसके कर्म थे जिस वजह से वो पैदा हुआ, और उसके बाद वो इतनी लंबी आयु तक जिंदा रहा। फिर बाद में अपने उसने उस कर्मों को ही, अपने उस अनाज के ढेर को ही खुद ही अपना ध्वस्त कर दिया, तो मृत्यु प्राप्त हुई। अच्छे बुरे कर्म, तो देखो वही चीज मैं कह रहा हूं कि हम अच्छे कर्मों के साथ ही पैदा होते हैं, बाद में हम उसे ध्वस्त करते हैं। जो व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो सब, आप किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में बात करो जो पैदा होते ही नेगेटिव है, नहीं, सभी पॉजिटिव होते हैं। बाद में धीरे धीरे वो ट्रैक जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग में सब पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए पुराणों में यही लिखा गया है, गीता महाभारत में यही लिखा है कि जो भी हमने भोगना है इस जन्म का इसी जन्म में ही भोगना है ज्यादातर, क्योंकि तो नेक्स्ट जन्म फिर में जो नेक्स्ट जन्म में जब आता है तो वो कैरी फॉरवर्ड आता है, जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड आता है, तो वो नेगेटिव सारा यहीं पे रहता है, पॉजिटिव लेकर हम आगे जाते हैं मोस्टली, ठीक है? और तो पहले के फिर जन्म में चीजें और थी, आज के जन्म में चीजें थोड़ी अलग हैं, ठीक है? हाँ। इसलिए लोगों को समझाने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए, और वो कहते हैं ना जैसे माँ डराती है कि नहीं वहां नहीं जाना वहां भूत है, हम्म। तो क्या वहां भूत है? तो वही आपको समझा रहा हूं मैं। ओके। तो अगर किसी साथ क्या झगड़ा हो जाता है तो उसमें किसका पॉजिटिव कर्म और नेगेटिव कर्म होता है फिर? वही तो सुबह से बता रहा हूँ।
लेकिन दोनों की साइड तो सेम ही रहती है ना, मतलब वो उसकी तरफ से सही रहता है, सत्य रहता है, और दूसरा मतलब जो अपोजिट साइड में है वो भी उसके साइड से सत्य ही रहता है। दोनों की साइड अब ट्रू ही आपने रहती है। जैसे आपने यहाँ गीता के बारे में मुझे बताया, तो श्री राम जी को कहा गया था कि तुम जंगल चले जाओ, वनवास चले जाओ, तो श्री राम जी ने क्या झगड़ा किया था कि ऐसे कैसे? बोलो। सीता माता ने क्या झगड़ा किया था कि मेरे को ब्याह के लाए हो, आप जंगल की तरफ ले जा रहे हो, ये क्या बात बनी? हम्म। तो जब उन्होंने झगड़ा नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो? बोलो। वहां पे भी उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। तो समझ में आया? हाँ। हाँ। क्योंकि जब आप किसी चीज की नॉलेज को धारण करते हो ना, तो जस्ट उसके बारे में जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, उसे मानना और अपनाना भी जरूरी है, तब जाके उस ज्ञान का फल आपको मिलता है। आप में से जिस किसी ने भी गीता या रामायण या किसी भी और पवित्र पुस्तक का अध्ययन किया है, एक बार किया है तो कोई बात नहीं, वो जैसे आपने नॉलेज ली है। बार बार अगर उसका अध्ययन किया है और आप ये सोच के अध्ययन कर रहे हो कि मैं इन चीजों को समझूं अच्छे से, तो जब तक वो चीजें आपके जीवन में आएंगी नहीं, तब तक आप उस किताब को अच्छे से समझ नहीं पाओगे और आपका जीवन नहीं बदलेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के सेशंस में कहा था कि एक ज्ञानी व्यक्ति ने, एक माँ ने बोला कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, पंडित जी जरा इसको बोलो कि गुड़ खाना छोड़ दे। तो उसने बोला कि अगली बार लेकर आना। याद आ रहा है? बताया था। यस सर। स्नेहल जी को याद नहीं आ रहा। तो मैंने नहीं। वही कह रहा हूं कि किसी को जब आप कुछ कहते हो, बताते हो, तो आपको पहले अपने आप को वैसा बनाना बहुत जरूरी है, तब जाके वो उस चीज का आपको ज्ञान और फल मिलेगा। अदरवाइज वो ज्ञान सारा अधूरा रह जाएगा, वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट्री रह जाएगी। एक बार गीता पढ़ने से या एक बार महाभारत पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास कम से कम 100 अलग अलग बुक्स हैं जिनको मैंने कम से कम एक बार पढ़ा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास उस सबकी नॉलेज आ गई। क्यों? मैंने जब उनको इस तरह से पढ़ा जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या उसकी जानकारी आपके दिमाग में आती? नहीं, वो शॉर्ट टाइम मेमोरी रहती है। किसी को नहीं पता होगा 10 दिन पहले कौन सी न्यूज छपी थी, ठीक है? अच्छा कल करनी एक बार पढ़ने से कोई कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उसको बार बार पढ़ते हो, कम से कम आपने गुड उसको बॉय। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ा, तब जाके वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठती है। और जब आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठ गई, फिर उसके पॉजिटिव चीजें आपको आने लग जाती है। लेकिन आपके कर्म और आपकी नियत भी वैसी होनी चाहिए। जो व्यक्ति रोजाना गीता और महाभारत का और रामायण का पाठ कर रहा है ना, इन चीजों के स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में पढ़ रहा है, या तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा के बारे में पढ़ रहा है, वो अगर रेगुलर बेसिस पे इनको पढ़े जा रहा है, तो उनको भी, उसको भी उसके पॉजिटिव चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बट उसका जीवन भी वैसा होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, बताते हो, तो एक किसी ने बहुत अच्छी चीज बताई है कि किचन का खाना हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम कहते हैं ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, खाना बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में जो आदमी खाना बना रहा है उसके किचन में खड़े होकर अगर ध्यान से देखो कि वो कैसे खाना बना रहा है, किचन का सारा एटमॉस्फेयर देखो, तो 10 में से 8 लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मीन्स की रियलिटी जो है वो रिजल्ट से अलग होती है। तो समझ में है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जो सच्चाई है वो अलग होती है उस सत्यता से। हमें जो दिखता है वो सिर्फ रिजल्ट है, लेकिन हम उस रिजल्ट को समझ नहीं पाते कई बार कि ये रिजल्ट क्रिएट कैसे हुआ, टोटल बना कैसे। मैंने पूरे प्रोसीजर को समझ जाएं तो हम उस रिजल्ट की उतनी वैल्यू नहीं करते जितनी हम उससे पहले कर रहे होते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूं कि किसी कामयाब इंसान के बारे में जब आप बातें करते हो कि यार वो बड़ा कामयाब हो गया, करोड़पति बन गया, पड़ोस का कोई एक व्यक्ति गाड़ी ले आया है, उसके बच्चे आज इस बड़े स्कूल में जा रहे हैं, तो हम सिर्फ उसके पॉजिटिव चीजों और उसकी बड़ी बड़ी बातों की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन हम उसकी जर्नी को कभी ध्यान में नहीं रखते कि उसने बेचारे ने कैसे कैसे करके वहां तक पहुंचा है, किस किस दुख जलालत को उसने सहा है, किस किस तरह से उसने चीजें फेस की हैं। या किसी ने घर खरीदा है तो हम उस चीज को फोकस करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसका ट्रैवल का कैसा रहा है वहां तक का। वो चीजें जो है वो ना देखने की वजह से हम सपनों में और उस टॉप लेवल की चीज में ही रह जाते हैं, बॉटम पे नहीं आ पाते। ठीक है? तो कोई इशू नहीं है, आप
जो स्टडी कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है। और जो आप कह रहे हैं कि झगड़ा दो लोग कर रहे हैं तो उसमें किसकी गलती है, गलती ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, गलती ढूंढना ही सबसे बड़ी गलती है। अब रामायण में क्या राम जी ने कभी कोई गलती किया, झगड़ा किया? नहीं किया। कृष्ण जी ने कोई गलती किया, झगड़ा किया? नहीं किया। हमने तो यही सुना है। पर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको राम जी की गलती भी नजर आ जाएगी, अगर ध्यान से पढ़ोगे, और कृष्ण जी की गलती भी नजर आएगी, जहां पर उन्होंने खुद कहा है कि जो जैसा है उसको वैसा ही मिल जाए। ठीक है, पर ये किसी एक केस पे है, हर जगह नहीं है। ठीक है, चलिए, और किसी ने कोई कुछ पूछना हो, क्योंकि देखो जब तक आपके मन में जो डाउट और शंकाएं हैं, और जब तक आपके मन में कुछ पहले से ही चल रहा है या भरा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक कुछ नया नहीं आएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ग्रह जो है अभी राहु केतु जब कुंडली में सामने सामने है, उसका प्रभाव क्या है? सभी के सामने सामने होते हैं। नहीं ये दोनों में एक राहु और एक केतु ऐसे रहे तो? मैडम जी, किसी की भी कुंडली खोल के देख लो, सभी के ही ऐसे होता है, एक सामने एक इधर एक इधर एक इधर, सबके ही आमने सामने होते हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? नहीं ना पढ़ी? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन राहु और केतु जब आगे ही रहते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कुंडली में आपका हेल्थ वो सब जरा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम रहते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं वो इसीलिए मैडम आप मुझे शायद कालसर्प दोष की बात कर रहे होंगे, नहीं तो आप 10 कुंडलियां खोलने ना, मतलब अपने घर परिवार में किसी की भी या किसी की भी कुंडली खोल के चेक कर लेना, राहु के तो हमेशा आमने सामने ही होते हैं। ठीक है ना, और बाकी के ग्रह उसके आगे पीछे इधर उधर होते हैं कहीं भी, हाँ। राहु के तो हमेशा आमने सामने होते हैं। ठीक है ना, और जो आप कह रहे हो कि हेल्थ का इश्यू होता है, तो मेरे को एक आदमी बता दो जिसको कभी बुखार ना आया हो। हेल्थ इश्यू सबके होते हैं, कुछ एक के ज्यादा सीरियस होते हैं, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन में आते हैं। राहु उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, राहु उसमें एड ऑन करता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे को एक छोटी सी फिंसी हो जाती है जो बाद में एक बहुत बड़ा फोड़ा बन जाती है, तो राहु उसको बुढ़ाता है, लेकिन वो फिंसी राहु ने पैदा नहीं की। ठीक है, राहु उस चीज को बढ़ा देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी को कई बार बुखार होता है, तो स्टार्टिंग में बुखार 99 होता है, बाद में बढ़ते 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 104 5 6 7 हो जाता है, तो राहु ने उसको बढ़ाया है, लेकिन राहु ने उसको पैदा नहीं किया है। ये छोटी सी चीज है जो आपको इसमें समझने, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी का आपका पार्ट नहीं है, लाइन नहीं है, तो इस टॉपिक को शायद आप इस वजह से ज्यादा डीपली नहीं समझ पाओगे। अगर आपको कुंडली रीडिंग करनी हो और कुंडली को समझना हो, तो आपको ये चीजें आएंगी अगर आप उसको बेसिक चार्ट को पढ़ने लग जाओ। चलो फिलहाल टाइम काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आज का सेशन फिलहाल इतना ही। ठीक है, एंड कल के सेशन में हम मिलेंगे। कल का टॉपिक आपको ऐसे करेंगे, रामायण के बारे में बता देंगे। ठीक है, कल रामायण के बारे में बताएंगे। एंड आज के सेशन से क्या क्या सीखा समझा ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, और कोशिश करो कि आप अपना मैसेज कुछ ऐसा भेजो कि बाकी के लोग भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और बाकी के लोग भी इस चीज को समझें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि जब तक दूसरों का भला नहीं सोचोगे तब तक खुद का भला करने की बात नहीं बनती। ठीक है, चाहे आप किसी भी पुरानी बुक्स में पढ़ लो, तो हमेशा दूसरों का भला ही किया जाता है। दूसरों का भला करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दूसरों का भला करने से जो कर्म जनरेट होते हैं वो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास इतने कर्म नहीं है जिससे आप आगे बढ़ सकते। ठीक है, चलिए, तो गुड नाइट। ओ गुड नाइट कह रहा हूँ मैं, सभी को अलविदा। ठीक है, क्योंकि गुड नाइट वो बोलने की आदत हो गई है शाम के सेशंस में। चलिए, गुड डे तो सर। आप सभी का दिन शुभ रहे। ठीक है, Thank you, sir, for good session. थैंक यू सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल छोटे बच्चों को, सत श्री अकाल। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि हर दिन मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ और आप क्या सीखते हो, और एक मैसेज जरूर पोस्ट करो उन लोगों के लिए जो नहीं आ रहे। ठीक है,
क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए जानबूझ के नहीं दे रहा कि जो आदमी सोच रहे हैं कि मैं सोफे पे बैठे बैठे लेटे लेटे ज्ञान प्राप्त करूं, तो लेटे लेटे ज्ञान प्राप्त करके कुछ नहीं होगा। जब तक बात आपके दिमाग में नहीं घुसेगी तब तक कानों से सुन के कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ के ज्ञान अर्जित करना एक अलग बात होती है, सुन के ज्ञान अर्जित करना एक अलग बात होती है, और किसी से वार्तालाप करके भेजे में घुसाना एक अलग बात होती है। जब तक आप किसी ज्ञान को अपने दिमाग में उतार के अपने शब्दों से किसी दूसरे को सुना के और उसके शब्दों को अपने कानों से सुन के उसकी पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक आपको वो ज्ञान समझ लीजिए नहीं प्राप्त हुआ। सिर्फ एक तरफा ज्ञान वो होता है कि आपने किताब पढ़ ली, आपको ज्ञान हो गया, आपने सुन लिया प्रवचन, आपको ज्ञान हो गया। कंप्लीट ये तब होगा जब आपने पढ़ा, दिमाग में डाला, दूसरे को सुनाया, और उसने जो बोला उसको सुना, और आप संतुष्ट हो, तो समझ लीजिए आपको वो चीज पूरी अच्छे से आ गई। ठीक है, ये जो आखिरी बात बोली ना, इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो ये बात है ये आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, और यही वो बात है जिस वजह से आप हो सकता है अपने जीवन में कुछ पहलुओं में पीछे रह जाओ। ठीक है, या कई बार आपको यही नहीं पता लगेगा कि मैं गलत कहाँ हूं या जिंदगी में गड़बड़ कहाँ चल रही है। जो हम कहते हैं ना हमें अपनी गलती नजर नहीं आती, वो इसी वजह से कि हमने जो कुछ सीखा है हमने उसे परखा नहीं, या हमें लगता है कि हमने जो सीखा है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो एक बार परख करना बहुत जरूरी है, लेकिन परख उस चीज की करनी है जो आपको आ गई, उस चीज की नहीं करनी ऑलरेडी जो किसी ने आपको बता रखी है या फिर है। जैसे मैंने बोला ना अभी बुद्ध और गुरु के बारे में समझा रहा था, तो बुद्ध वो है जो गुरु के ज्ञान को परखता है, और गुरु वो है जो सिर्फ नॉलेज दे रहा है, उसको ये मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो इन दोनों में आपको ये देखना है कि आपने बुद्ध के हिसाब से चलना है या गुरु के हिसाब से चलना है। 9 के 9 प्लैनेट्स कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे एक साथ। आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कौन से 2 या 3 प्लैनेट है जिनके जो आपके जीवन में चल रहे हैं। सभी लोग गुरु के अकॉर्डिंग नहीं बन सकते, सभी लोग बुद्ध की तरह नहीं बन सकते, सभी लोगों को सूर्य की तरह मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उठना शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे ट्रैक पे जिंदगी आ जाएगी। ठीक है, तो प्लैनेट्स को दोबारा से दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, और आज के लिए सेशन इतना ही। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे, और सभी मेंबर्स ग्रुप में अपने अपना फीडबैक जरूर पोस्ट करें। धन्यवाद। सर रिकॉर्डिंग भेजिए सर। धन्यवाद।